जी। तो अच्छा, उसके बाद आपका बेसिकली द थिंग इज दैट वी हाउ वी डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर सिस्टम, वी डिस्टिंग्विश देम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। पावर जनरेशन जो आपकी होती है वो होती आपकी लो वोल्टेज लेवल पे है, यानी फॉर एग्जांपल 30 kV पे हो रही होगी। फिर ट्रांसमिशन हमेशा याद रखें, ट्रांसमिशन को हम बहुत हाई वोल्टेज पे करते हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है ट्रांसमिशन को हाई वोल्टेज पे करने की कि आपके जो लॉसेस हैं, लॉसेस सबसे डेंजरस करंट लॉसेस होते हैं, एडी करंट लॉसेस जिनको आप बोलते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस कहते हैं। तो उन लॉसेस को कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज की रेंज को बहुत हाई कर देते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे ले जाते हैं। और करंट उसके ज़ाहिर है बैलेंस रखना है ना, पी इज इक्वल्स टू वी आई का, तो करंट आपका कम हो जाएगा। जब आपका करंट कम होगा, वोल्टेज आपकी ज़्यादा हो गई है, तो डेफिनेटली आपके करंट लॉसेस भी कम होंगे। अब ये ट्रांसमिशन है, ठीक है, जनरेशन हुई फिर ट्रांसमिशन हुई, तो उस ट्रांसमिशन के बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन आती है। सो बेसिकली हम जो इस यूनिट में पढ़ेंगे, जो आपका कोर्स कवर करेगा सारे पर्सपेक्टिव्स, वो कवर करेगा आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रही है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है। फॉर एग्जांपल अब यूटिलाइजेशन में बहुत सारे यूजर्स हैं, वी आर लाइक वी आर लिविंग एट in our home, we are domestic users, there are industrial users, there are commercial users, we are also using them in like electric trains for example. So that's why there are variety of usage of electricity we are doing, and almost if we see in nowadays, almost all of the things need electricity. So it's very important to discuss about generation of electricity, there its transmission, and then its distribution and utilization, particularly for a power engineer. So if you are having an aim to become power engineer, then you should know about these three basic core units. तो तीनों ये जो core units है, you will be studying them. तो first आपका PDU का इसमें जो पढ़ रहे हैं ये distribution and utilization का है. Okay, let's start with the introduction of the book. We will be using two books in this course. हमारे पास जो पहली book है, it is V.K. Mehta. उसके author का नाम है V.K. Mehta. It is a very actually the book is easy to understand for the beginners in power engineering. तो आपके लिए ये easy होगी understand करने के लिए. That's why we have chosen this book. तो वीके मेहता की बुक है, ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी। इसमें से हम लोगों ने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, क्योंकि ये एक बुक है जो पावर सिस्टम पे है। तो पावर सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी डोमेन्स हैं पावर सिस्टम की। हम जो डोमेन कवर कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन है इस कोर्स में। तो हाँ, वी विल बी कवरिंग ओनली दैट चैप्टर्स इन दिस यूनिट which are basically having distribution and utilization perspective. I'm going to start with chapter number 3 today, but in this lecture, we will be covering chapter 3, 4, and 5 because they are related with each other. तो इस वजह से हम इसका एक generic सा overview में ये सारी slides में है जो हम करेंगे. So we will be talking about structure of electric power system, which shortly I have explained you earlier. We will be talking about load curves, important terms and factors, then units generated per annum, load duration curves, types of loads, and typical demand and diversity. So these are all the generic things which we will be covering today, and but they are related to distribution and utilization. जो सर आपको पढ़ाएंगे वो लेक्चर थोड़ा सा इस तरह का है कि वो 2 weeks में कवर होने वाला है। तो उसमें बेसिकली यू विल बी लुकिंग टूवर्ड्स डिफरेंट structures of electric power system which can be utilized at utilization side. तो वो different structures के बारे में है। मैं लोड, वेरिएबल लोड और स्ट्रक्चर और इस लोड कर्व्स वगैरह से स्टार्ट ले रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. So tariffs, desirable characteristics of a tariff and types of tariff. Tariff क्या चीज़ होती है? Tariff is basically the paying system which we are using for paying the charges of electricity. Like you are a user and electricity bill is coming, then in your house, then basically you are paying for what you are consuming at your side. So tariffs are basically that mechanism of electricity billing which is being defined particularly by your utilities
यूटिलिटीज़ में हम जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं तो यूटिलिटी में हम वापडा को सबसे बड़ी यूटिलिटी लेते हैं कि वापडा है, फिर हमारे पास जेनकोज हैं, ठीक है, ये सारी जनरेशन कंपनीज हैं, लेस्को जैसे लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, कराची की अपनी है, तो ये सारी जो है ये हमें बिलिंग्स जैसे भेजती हैं, तो दीज आर बेसिकली द टेरिफ रेट दे विल बी डिफाइनिंग फॉर अस, बट ऑफ कोर्स इट विल बी अ प्रॉपर मैकेनिज्म through which tariffs will be defined. Let's start with the variable load and tariff discussion. So when we talk about the function of power station, so the basic function of power station is to deliver electricity to a large number of consumers. So power demand of different consumers can vary in accordance with their activities. The result of this variation demand, हमारा बेसिकली किस तरह हम रिजल्ट वेरी करेंगे कि हमारी डिफरेंट लोड है और उसके लिहाज से ही कंजम्पशन होती है। आप जैसे देखें तो हम डोमेस्टिक यूज़र्स हैं, तो हमारी जो लोड की कंजम्पशन है वो जो है कम है, बट इफ़ वी गो टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल साइड then load consumption is more. So it is basically depending upon load diversity based upon which generation from electricity will be decided. So electric power, we can say it cannot be stored for conventional power systems like thermal power system, या हमारे पास जैसे पाकिस्तान में हाइडल ज़्यादा चलता है, हाइडल पे हम डिपेंडेंट हैं, तो उसमें हमारे पास हमने अभी तक कोई इतना मैकेनिज्म स्टोरेज का नहीं देखा कि हम किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर पाएँ। लेकिन जो मॉडर्न पावर सिस्टम्स हैं हमारे पास जैसे स्मार्ट ग्रिड्स वगैरह, उनमें हमारे पास स्टोरेज की ऑप्शन होती है। ठीक है जी। तो देन वी एज पावर इंजीनियर वी शुड नो दैट पावर जनरेशन, how basically power is generated, so it is the responsibility of generators, or we call them as alternators also. So alternators आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में इसके फीचर देखे होंगे। ऑल्टरनेटर इज बेसिकली एसी जनरेटर। सो एसी जनरेटर इट शुड रन इन पावर स्टेशन and it should be able to run at its maximum capacity to facilitate the load which you are using and load and और इसके अलावा हम अगर ओवरऑल डिज़ाइन पावर सिस्टम का डिज़ाइन ओवरऑल देखें तो इसका ऑल्टरनेटर्स की प्रेजेंस की वजह से देन हमारे पास बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो ट्रांसमिशन में हैं, देन वी हैव पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ओवरऑल the entirely the power system is not that much easy, it's quite complex because we are having different voltage levels at different stages. हम बार बार वोल्टेज को चेंज करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि कभी आपको स्टेप अप करनी पड़ती है वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए, फिर स्टेप डाउन करनी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप अपने माइंड में ये क्लियर रखना है कि आपकी जनरेशन लो वोल्टेज पे होती है, ट्रांसमिशन आपकी, आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स, तो आप जो ट्रांसमिशन है उसके लिए आप वोल्टेज को स्टेप अप करवाएंगे, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करवाएंगे, देन you will have distribution transformer at the end. That distribution transformer is a step down transformer. आपकी वोल्टेज स्टेप डाउन होगी, तो उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे यूज़र एंड पे वो हमारे पास सिर्फ 220 वोल्ट्स रह जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मिनिमम वोल्टेज लेवल है, लेकिन इसके पीछे की जो सारी स्टोरी है किस तरह आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बट वी आर एट द यूजर एंड वी आर जस्ट टर्निंग ऑन द स्विच एंड देन वी आर यूजिंग द लोड्स, सो इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल, it is coming from different voltage variations to us. Okay, so load curves, when we talk about load curves, now load curves actually shows us the variation of load on the power station with respect to time. What happens during the whole day, we say that load will not remain the same. For example, आप जब दोपहर का हम लेते हैं, जैसे डे टाइम है, then offices are running, all the commercial buildings are running, industries are running, so we can expect that during the daytime we can have peak loads.
right? So, but at the night time, offices are closed. Then you can say that industries, some of the industries work at night, but some are not. But commercial areas are closed. So that's why load variation keep on going. And we can say that there are some peaks which are coming at certain time of the day, but there are peaks that which are not coming at certain time of the day. For example, load curve is not a constant or smooth curve, it is a varying load curve. So if we look towards a very typical load curve, for example, आप ये देखें मिडनाइट से लेकर नून तक का कर्व अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी फ्लक्चुएटिंग कर्व you can see load in megawatt, then you are looking towards it that at some time it is going down, at some time it is going high. So load curves are varying in nature, and typically they can also be varying whenever you are using in different sectors. If you are in industries, then they can be fluctuating all the way, because in industries the major problem is that their load is mostly depending upon large machineries. So when you bring that large machineries online, then load certainly increase. When you take them down, then load certainly decreases. So that's why this is the same thing can be for commercial sector, but for domestic sector it's not that much because domestic load usage is not that much. So हम domestic के लिए, इसलिए आप जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, हम हमें सिर्फ जो बिल्स आते हैं वो लॉसेस के लिए नहीं आ रहे होते, क्योंकि लॉसेस आप हमारे जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनके लिए हमारी यूटिलिटीज कहती हैं कि लोड जो है वो रेजिस्टिव लोड है, क्योंकि लोड इतना ज़्यादा नहीं है डोमेस्टिक यूज़र की वजह से जितना इंडस्ट्रीज और कमर्शियल सेक्टर की तरफ से होता है. सो बेसिकली फॉर रेजिडेंशियल यूजर्स it is assumed to be a resistive load. It is not actually, but for tariff purposes, it is actually assumed to be a resistive load. Now it is clear that from the graph which I have shown you that power station load is varying on the power station. It can you can see that it is maximum at 6 p.m. So at 6 p.m. you can see it goes maximum. If we look towards the minimum value, then at the very 2 a.m. night time, it's very low. So the load curves indicate the general characteristics of the load that is being imposed on the plant. We can see clearly from here that at which time your load is high and at which time it's low. The monthly load curve can be obtained from the daily load curves of that month also. That's easy because from monthly load curves, we can make an idea that what is the maximum usage of the load and what is the maximum demand from our users. So for this purpose, average value of the power over a month at different times of the day are calculated, and then we make plots based upon that average loads. So the monthly load curves is generally used to fix the rates of energy. जैसे मैं आपको टैरिफ की बात बता रही थी, तो हमारे पास जो बिलिंग्स होती हैं, इनको लोड कर्व्स के लिहाज से देखा जाता है कि लोडिंग कितनी इंक्रीज हो गई है, लोडिंग कितनी डिक्रीज हो गई है, और उसके बेस पे टैरिफ्स को एडजस्ट किया जाता है. लेकिन हमारे यहाँ हम क्योंकि ट्रेडिशनल पावर सिस्टम्स पे हैं ज़्यादा, तो ट्रेडिशनल पावर सिस्टम में जो आपके फिक्स टैरिफ्स होते हैं या उनमें ओवरऑल वर्ल्ड या नेशन वाइड आप कह लें कि पाकिस्तान में जैसे इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उस लिहाज से ही टैरिफ सेट होंगे. जनरली जो है वो मंथली लोड कर्व्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली हेल्पफुल फॉर अस टू set up the rates of energy in that cases whenever you are having renewable energy generation. Okay, now the yearly load curve can also be obtained by looking at monthly load curves, and we can also determine on the basis of that yearly load curve annual load factor. What is annual load factor? Annual load factor is a factor basically which tell us that how much load consumption is there in a year. The load curves, they
have attained a great importance in generation. The reason is that based upon that load curves, we can decide that how much power should be generated in a month or how much power should be generated in a year. So based upon that curves, the decisions are taken easily. So there are basically we use the strategy that the area under the daily load curve gives the maximum number of energy units generated in a day. तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 4 जनरेटर्स काम कर रहे हैं जनरेशन साइड पे. अगर हमारे पास लोड का कर्व होगा, then we can determine that at the same time how much generators should be utilized to generate electricity at the same time. फॉर एग्जाम्पल हमारा लोड इतना नहीं है तो हम 2 जनरेटर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 4 जनरेटर्स को एट द सेम टाइम यूटिलाइज करें, लेकिन उनकी जो बर्डन है उसको शेयर कर दें. Then you can also have the possibility to put some generators in off condition and put some generators in on condition. Like 2 को on कर दें, 2 को off कर लें. So there can be multiple strategies which we can adopt if we are having idea about the load curve. इसीलिए monthly load curves लिए जाते हैं ताकि हमें for example एक area है, जैसे हमारे पास लाहौर का पूरा सिटी है. हमारे पास लाहौर में बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है. हमारे पास रीजन्स में डिवाइडेड है, इसके बहुत सारे रीजन्स को हम ये नहीं कर सकते कि हम एक ग्रिड स्टेशन बनाएं और पूरे लाहौर को दे दें, बिकॉज इट्स अ क्वाइट populated and big city. So you need to divide it in regions, and then we for every region it will be gathering load data. They will be developing load curves and they will be deciding that okay, this much is load for a month, then how much power generation is required from your generators. But unfortunately, if your generation is not according to your load, then the criteria of load shedding happens. सो लोड शेडिंग होती इसीलिए है कि आप देखते हैं कि आपके पास इतनी जनरेशन है ही नहीं. आपने इंडस्ट्रीज भी चलानी है, आपने कमर्शियल सेक्टर्स भी चलाने हैं, आपने डोमेस्टिक यूजर को भी फैसिलिटेट करना है. देन यू हैव ऑप्शन that somebody has to suffer with load shedding for certain time if your generation is not that much, but all the decisions has to be taken based upon that load curves. So units generated a day, they can be mathematically, they can be calculated by looking at that what is area in kilowatt hour under daily load curves. So load curves importance, what is their importance? As I told you, they help us to understand the maximum demand. We can take idea that what is basically average load consumption in certain number of hours or in certain number of time. We can also calculate average loading, which is area in kilowatt hour under daily load curves. And then we talk about load factor. So load factor, this is particular formula for calculation of load factor. So you can see over here that average load is divided by maximum demand. How we can calculate average load? Average load will be the area under the curve and then it will be divided by maximum demand. अब maximum demand आप कहाँ से लेंगे? आप उसी कर्व से लेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था एक कर्व, उसमें 6 PM पे मैक्सिमम जो लोड था उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो मैक्सिमम डिमांड है वो. आपने उसको क्योंकि हाँ आप 24 आवर्स का लोड एनालिसिस ले रहे हैं, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड विद 24 and then you will be calculating that what is the load curve, area under the load curve, and what is total area which is being covered by the load curve. So this total load curve help us in selecting the size and number of generations units. Of course, we can get idea from this load curve that how much generation is required. Now, there are some important terms and factors which are included in this loading condition. Number one is connected load. For example, अगर आपके पास एक कोई एरिया है जिसमें आपके पास डोमेस्टिक लोड भी है, आपके पास कमर्शियल लोड भी है और आपके पास इंडस्ट्रियल लोड भी है. आप इसमें देखते हैं कि आउट ऑफ डोमेस्टिक वन तो आप उसको ले लेंगे कि ठीक है इसका एक पेट अमाउंट है और कितने आपकी कॉलोनीज हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, इनके लिए इतना लोड है. लेकिन हम इंडस्ट्रीज में अगर देखें और कमर्शियल सेक्टर में देखें तो एक टाइम ऑफ द डे है जहाँ पर आपका लोड यूजेज ज़्यादा होना है.
तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि एट द सेम टाइम कितना मैक्सिमम कनेक्टेड लोड हमारे सिस्टम पे हो सकता है। कनेक्टेड का मतलब आप ये ले सकते हैं, इट इज एक्चुअली द लोड विच इज all the time connected in your system and you have to actually accommodate it. So it is the sum of the continuous ratings of all the equipments connected to supply system. For example, 100-watt lamp and power socket of 500 watts, then connected load of the consumer is approximately, you need to multiply 5 with 100, because if your usage is like 500-watt lamps are there, then you need to first of all calculate its rating, and then you need to add up the power socket of 500, and it's the total connected load is 1000 watts. Maximum demand is the greatest demand of the load on the power station during a given period. For example, there is a certain power station, and the certain power station is defining that this is the maximum demand or maximum load will be which will be connected at the same time. तो आपने maximum demand देखनी होती है कि कितनी demand आ रही है आपके user की तरफ से. So maximum demand is generally less than the connected load. अब होता ये है कि आपके पास बहुत सारे लोड्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे कनेक्ट होते हैं, उसके अलावा वो नहीं होते, तो हम कनेक्टेड लोड में उन लोड्स को लेंगे जो ऑल द टाइम कनेक्टेड है सिस्टम से या ऑल द टाइम रनिंग है सिस्टम में. मैक्सिमम डिमांड में वो वाले लोड्स भी आएंगे जो कि आपके कनेक्टेड हैं या नॉट कनेक्टेड हैं. हम टोटल लेंगे, मतलब कनेक्टेड प्लस नॉट कनेक्टेड. Demand factor is the ratio between maximum demand and connected load. So we gather option from maximum demand and connected load, and then we can calculate our demand factor also. So the demand factor is usually less than 1. How it can be less than 1? For example, have a look on this simple example. So for example, a maximum demand on the power station was 80 megawatt. एंड द कनेक्टेड लोड इज 100 मेगावाट. अगर आपकी जो डिमांड थी टोटल लोड की वो 80 मेगावाट थी, लेकिन आपका जो कनेक्टेड लोड है इस वक्त वो 100 मेगावाट है, तो आपका डिमांड फैक्टर फिर 80, व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड, एंड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड दैट इज 100, so it will be 0.8, and 0.8 will be the demand factor in this case. Coming towards average load, so average load of मैम average G. मैम जो हमारे पास कनेक्टेड लोड है मैम वो हम मैक्सिमम लोड से कम नहीं होना चाहिए? कनेक्टेड लोड जो है वो आपका मैक्सिमम डिमांड, फॉर एग्जांपल आपका मैक्सिमम डिमांड है ना पावर स्टेशन पे वो 80 मेगावाट शो हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास कनेक्टेड लोड प्लस नॉट कनेक्टेड लोड जो हैं they are also come online and then they will increase overall rating. फॉर एग्जाम्पल इस तरह है कि आपके पावर जनरेशन स्टेशन में जो नोटेड थी वो 80 मेगावाट है, ठीक है, लेकिन आपकी फॉर सर्टेन रीजन द डिमांड गोज हाई बिकॉज कनेक्टेड एंड नॉट कनेक्टेड दे बोथ आर वर्किंग, then there is the possibility that it goes high, but it can also go like more than one. हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि आपका कनेक्टेड लोड जो है इस वक्त वो कम है मैक्सिमम डिमांड से. मैक्सिमम डिमांड जो होती है वो बेसिकली टाइम ऑफ द डे पे कैलकुलेट की जाती है. फॉर एग्जांपल हमने लोड कर्व लिया था, ठीक है, लोड कर्व में हमारे पास मंथली लोड कर्व है या डेली लोड कर्व है किसी रीजन का, तो हम उसमें देखेंगे कि किस टाइम पे आपकी मैक्सिमम डिमांड आ रही है, और फिर हम देखेंगे कि उस मैक्सिमम डिमांड, हमने जो मैक्सिमम डिमांड की ऑप्शन लेनी होती है वो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड से लेनी होती है. उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है और हम कहें कि उसका वेंसडे पे लोड इतना था और हम थर्सडे पे जाके कैलकुलेट कर रहे हैं इसका डिमांड फैक्टर, तो हमारे पास शायद वेंसडे पे जो लोड था उसमें लोड 80 कनेक्टेड था, लेकिन हमारे पास जो अभी एट द मोमेंट लोड आ रहा है वो 100 आ रहा है, तो फिर आपकी ये सिचुएशन हो सकती है कि आपका डिमांड फैक्टर जो है वो लेस देन 1 आ जाएगा. इट कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो. आपका अगर वेंसडे पे लोड 100 था बट एट द मोमेंट व्हेन यू आर चेकिंग इट्स 80, देन इट विल बी अ रिवर्स वे. ठीक है, तो इस तरह ये
बेसिकली बैक एंड फोर्थ प्रोसेस है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड लोड और मैक्सिमम डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम डिमांड याद रखें इट विल बी कमिंग फ्रॉम योर लोड कर्व. Okay, but connected load is at the load which is connected at the moment when you are checking on your system, and it will be checked of course from the control room in power generation station. Okay ji, is it clear? Yes, ma'am. Thank you. Okay, no worries. Now average load क्या होगा? The average load of load occurring on the power station in a given period, day or month और ईयर इज नोन एज एवरेज लोड और एवरेज डिमांड. एवरेज लोड जो है हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? द रीज़न फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज लोड कि हमें किसी भी एरिया के एक एवरेज लोड का आइडिया हो जाए. बेसिकली इन सब की कैलकुलेशन में जो मेन रीज़न है, द मेन रीज़न इज़ बेसिकली टू गेट आइडिया दैट how much generation is required, because if you are sitting in the control room of a power generation station and looking towards your SCADA system, you must have heard about the SCADA term. SCADA is supervisory control and data acquisition. तो हमारे पास आजकल चीज़ें मैनुअल नहीं रही, हमारे पास अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिजिटाइज हो चुकी हैं. तो आपके पास स्केडा सिस्टम से एक ऑपरेटर के पास सारी डिटेल जाएगी कंट्रोल रूम में कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन पे जो लोड कनेक्टेड है उसकी कितनी डिमांड है. तो हम ये जो डेली कर्व्स बनाते हैं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्टर्स, ये सारे इसकी रीज़न ये होती है सो दैट वी कैन फोरकास्ट द लोड. वी कैन फोरकास्ट द लोड एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लोड शेडिंग कैन बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल. हमारे पास लोड शेडिंग कहा जाता है पावर सिस्टम की टर्म में कि लोड शेडिंग इज द लास्ट ऑप्शन विच वी हैव. ठीक है, हमारे पास होना ये चाहिए कि हमें जो भी स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर सम हाउ वी नीड टू फैसिलिटेट आवर यूज़र. हमारे यूज़र को इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए. दैट्स द basically the major purpose of power system. But unfortunately, like we can see load shedding is over here because we are it's not that much nowadays, but back in history we have seen we had the crisis because we were we were having limited sources of generation. We need to expand generation resources, and only then we can avoid this load shedding criteria. So the reason for calculation of all of these factors, the basic reason is that to avoid load shedding, which is the last option for us, which should be the last option, I should say. I always say that for power engineer, the worst option is to do load shedding. Okay, so मैम now, जी. एक्सक्यूज मी मैम, हमारे पास लॉसेस को कम करने का भी तो ऑप्शन है ना? बिल्कुल लॉसेस को कम करने का ऑप्शन है हमारे पास. लॉसेस को कम करने का ऑप्शन ये है कि हम अपने सिस्टम को इस तरह कॉन्फ़िगर करें या रिकॉन्फ़िगरेशन करें कि आप इन लॉन्ग लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइंस को अवॉइड कर सकें. जितनी आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ लॉन्ग होती जाती है, उतने चांसेस ऑफ लॉसेस बढ़ते जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपकी तरबेला से अगर जनरेशन हो रही है और आप उसको कहाँ जहाँ के कि फॉर एग्जांपल केपीके में आप पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो इट्स बेसिकली अ वेरी लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन, जो कि हम जिसको फिर कह देते हैं कि ये मोर देन 100 किलोमीटर पे चली गई है. तो उसी लिहाज से आपके लॉसेस ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं. तो हम लॉसेस को बिल्कुल कम कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए चाहिए कि हम अपने एक तो सबस्टेशंस को इंक्रीज करें. सबस्टेशंस को इंक्रीज करने के अलावा हम आजकल जो वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे आपके विलेजेस हैं, रिमोट एरियाज हैं, इन पे क्योंकि ये डिस्टेंट लोकेशंस है ना, ये आपके जो पावर जनरेशन स्टेशन है उनसे बहुत दूर के एरिया में हो सकता है आपके गांव हैं, विलेजेस हैं. तो आपको लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत ही ना हो, आप उनको माइक्रोग्रिड से फैसिलिटेट करें. ये वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है कि उनकी अपनी ओन जनरेशन करें. जैसे कश्मीर में कई जगहों पे टरबाइंस लगा के जो वहाँ पर रिवर है,
कश्मीर में एक नीलम रिवर है या क्या उसका नाम है, उस पे उन लोगों ने जनरेशन, हाइडल जनरेशन हो रही है, छोटी छोटी टर्बाइंस लगा के विलेजेस को सप्लाई जा रही है. तो इट्स क्वाइट अ गुड कॉन्सेप्ट. इंस्टेड ऑफ हैविंग लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन लाइन से लॉसेज हमेशा आपके बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन ही तो हमारा मेजर पार्ट है जिससे आपके लॉसेज हो रहे हैं, और उसी वजह से तो आपका पावर फैक्टर भी डाउन जाता है और सारे प्रॉब्लम्स भी आपकी लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन लाइन से आते हैं. बहरहाल वी आर कंसर्न इन दिस यूनिट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन. हम बात नहीं करते अभी ट्रांसमिशन की. आप ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो आप ये लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन लाइंस का सारा कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे उसमें. चलें जी, डेली लोड एवरेज हमारे पास होनी चाहिए. अब फॉर एग्जांपल टेक योर सेल्फ एज एन ऑपरेटर सिटिंग इन द कंट्रोल रूम. तो आपके पास अब देखें क्या क्या चीज़ें आपके पास, क्या क्या डेटा होगा तो आप डिसीजंस ले सकते हैं. आपके पास डेली एवरेज लोड का कर्व होना चाहिए, आपके पास मंथली एवरेज लोड का कर्व होना चाहिए, ईयरली एवरेज लोड का कर्व होना चाहिए. आपके पास जब किसी रीजन का डेली, मंथली, ईयरली सारा डेटा होगा तो आप लोड को फोरकास्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये टर्म हमारी कहलाती है, हम इसको कहते हैं load forecasting. So basically load forecasting, why it is important? Again I say that in order to avoid load shedding, हम load shedding को मैक्सिमम हमें अवॉइड करना चाहिए. हमें लोड कर्व्स इसलिए हम देखते हैं, लोड कर्व्स का मेजर रीज़न ये है ताकि हम जनरेटर्स पे लोड को शिफ्ट कर सकें. और हमेशा ये बात याद रखनी है, मैं जनरेशन नहीं पढ़ा रही, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये बैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बात याद रखनी है कि जहाँ से आपकी जनरेशन हो रही है वो एक जनरेटर नहीं है, वो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स है. ठीक है, तो जनरेटर्स उसमें पैरेलल में कनेक्टेड हैं, बहुत सारे हो सकते हैं. तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप जनरेटर्स के पे लोड शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो जो ऑपरेटर है, दैट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर बाय लुकिंग एट दीज लोड कर्व्स टू एडजस्ट द जनरेशन. Then coming to load factor, may be daily load factor, maybe yearly load factor, maybe monthly load factor. So we can say that average load can be smaller than maximum demand. हमने for example, मैं आपको इसमें example देती हूँ average load या maximum demand की, कि you have set up a residential colony. आपने कोई residential colony बनाई, उसका आपने देखा कि आपके पास इस वक्त 10 घर बन चुके हैं. तो आप 10 घर की कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 10 घर के बेसिस पे आप उसकी मैक्सिमम डिमांड दे दें. आप हमेशा क्या करेंगे, टू बी ऑन द सेफ साइड यू विल टेक इट्स मैक्सिमम डिमांड ऑफ दैट रीजन फॉर 50 हाउसेस. क्योंकि जाहिर है फ्यूचर, नियर फ्यूचर में तो बन जाने हैं, तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन की रेटिंग उसी लिहाज से डिसाइड होगी. क्योंकि आपने जितना प्लान आउट किए हैं घर, उतने की इलेक्ट्रिसिटी आना मस्ट है. ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ और बात है कि आपकी एक्सटेंड हो जाए रेजिडेंशियल कॉलोनी, तो वो और बात है कि उसमें ज़ाहिर है हमें फिर एडअप करना पड़ेगा. बट यू नीड टू हैव इन योर माइंड दैट योर मैक्सिमम डिमांड कुड बी वेरी वेरी हाई. Now, coming to diversity factor, what is actually diversity factor? Now, we have learned about load curves, variable loading, what are the load factors. Now, coming towards the diversity factor, the ratio of the sum of individual maximum demands to the maximum demand on the power station is known as diversity factor. Now, you can see the formula that it's a ratio between sum of individual maximum demands divided by maximum demand on power station. We can quote example over here. For example, in a power station, we are talking about we are talking about a region of how we could say चलें हम तिरबेला का रीजन जैसे ले लेते हैं. आप तिरबेला के रीजन में हम देखेंगे कि टेक्सला को भी आ रही है, अच्छा उसके बाद आपकी पिंडी को भी जा रही है. ठीक है, तो पिंडी में बहुत सारे एरियाज हैं, सेटेलाइट टाउन है, DHA है, बिरबेरिया है, मतलब बहुत सारे रीजन्स हैं. तो हमारे पास एक जनरेशन स्टेशन में बहुत सारे रीजन्स होते हैं और हर रीजन की अपनी मैक्सिमम डिमांड होती है. ठीक है, जैसे बैरियर टाउन को ले लें तो उसकी अपनी मैक्सिमम डिमांड है, DHA की अपनी मैक्सिमम डिमांड है, टेक्सला की अपनी मैक्सिमम डिमांड है. सो बेसिकली we take sum of individual maximum demands of all of these region and then we divide it. What is the maximum demand on power station? हमें अपनी जनरेशन और फिर
ईयरली लोड कर्व से मैक्सिमम डिमांड देख के ये आइडिया लगाना है कि इस पूरे स्टेशन पे कितनी मैक्सिमम डिमांड हो सकती है, एंड दैट्स आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी विल बी मैनेजिंग लोड इन एन इफेक्टिव वे। ठीक है जी। सो डाइवर्सिटी फैक्टर, नाउ रिमेंबर दैट डाइवर्सिटी फैक्टर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। हमने पहले लोड फैक्टर के बारे में पढ़ा था ना कि ये लेस देन 1 होता है, लेकिन डाइवर्सिटी फैक्टर आपका ग्रेटर देन 1 होगा। किस तरह? आपके पास डाइवर्सिटी फैक्टर में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो डाइवर्सिटी फैक्टर के अंदर फर्दर जो फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड पहले करना पड़ेगा आपको। कैसे? डाइवर्सिटी फैक्टर में द फर्स्ट फैक्टर यू नीड टू इंक्लूड इज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। Plant capacity factor, for example, you are having a thermal power generation plant or hydel generation plant, like you have in the Tarbela Mangla hydel generation plant. So it's a basically thermal power, hydel power plant. So in hydel power plant, you need to look at that how much ratio of actual energy to the maximum demand is required. So you need to say that it can be produced during a given period, and plant capacity factor, it will be actual energy produced divided by maximum energy that could have been produced. So you need to look that through the curves, you will look that what is actual energy produced from your generation and what is the maximum energy that could have been produced. अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जब हमारे पास ये वर्ड आता है ना कि मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पावर स्टेशन में कोई मेंटेनेंस इशू भी हो सकता है, कुछ जनरेटर्स रनिंग है कुछ नहीं रनिंग। तो आपके पास जब ये सिनेरियो है जिसमें कुछ जनरेटर्स रन कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, तो आपके पास मैक्सिमम एनर्जी जितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही। तो इसकी वजह से वी नीड टू लुक दैट एक्चुअल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी आपके सिस्टम से। कई दफ़ा मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं, कई दफ़ा आप deliberately you put some generators on hold for peak loading scenario। कुछ जनरेटर्स को हम जैसे कहते हैं कि 4 जनरेटर्स हैं, इसमें से 2 को अभी फिलहाल आपका जो एवरेज लोड चल रहा है उसको आप एकोमोडेट करवा लें, लेकिन 2 जनरेटर्स को आप ऑन होल्ड रखें फॉर पीक लोड डिमांड, तो आप उसको डिलिबरेटली ऑन होल्ड ले जाते हैं। सो बेसिकली बाय अंडरस्टैंडिंग द कैपेसिटी ऑफ योर प्लांट and what is the maximum energy which is produced, you can understand that what is plant capacity factor. Then furthermore, in plant capacity factor we can also estimate annual plant capacity factor. What is annual plant capacity factor? You need to have idea about that annually आपका प्लांट कितना किलोवाट आवर या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और आप टोटल जो कैपेसिटी है अपने प्लांट की उसको जैसे आपके 365 डेज हैं, each day is having 24 hours, then 365 multiplied by 24, 8760, you need to multiply with that factor. Okay, so a power station is so designed that it has some reserve capacity for meeting the increased load demand in future. So if you are having increased load demand, as I said, for example, if you have set up a residential colony and expectation is to build up 100 houses over there. So at the start, you are having 25 houses only. So you need to have in your mind that that the rest of 75 houses will gonna build in coming future. So reserve capacity is equal to planned capacity minus maximum demand. So reserve capacity आपकी जो है ये आपकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल प्लांट की कैपेसिटी कितनी है और इस वक्त आपके लोड की मैक्सिमम डिमांड कैसे चल रही है। अब आप देखें कि ये प्लांट की कैपेसिटी आपने कैलकुलेट करते हैं या आपके पास एक पूरा प्लांट का ओवरव्यू होता है जब उसका डिज़ाइन किया जाता है, जब उसका इम्प्लीमेंट और ऑपरेशन किया जाता है, तो आपके पास एक प्लांट की टोटल कैपेसिटी होती है। तो आप उसमें से डिमांड को माइनस कर दें अगर जितनी आपकी है, तो आपके पास रिजर्व कैपेसिटी आ जाती है कि कितने रिजर्व में आपके पास बैकअप सिस्टम है।
हमारा जो सिस्टम है ट्रांसमिशन का, इसीलिए उसको लूप सिस्टम में अब सॉरी रिंग सिस्टम में रखा जा रहा है। उसकी रीज़न ये होती है कि रिंग सिस्टम में रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके एक रीजन की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है तो आप शिफ्ट कर सकें दूसरे रीजन पे। अच्छा जी, प्लांट यूज फैक्टर। अब प्लांट यूज फैक्टर किस तरह हम कैलकुलेट करें? इट इज़ द रेशियो ऑफ किलो वाट आवर जनरेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ आवर्स। सो प्लांट यूज फैक्टर, स्टेशन आउटपुट कितनी है आपकी टोटल, डिवाइडेड बाय प्लांट की कैपेसिटी कितनी है और कितने आवर्स के लिए यूटिलाइज हो रही है। ये प्लांट यूज फैक्टर भी एक फैक्टर है जो कि हमारे पास कैलकुलेशन इसकी इसलिए होनी चाहिए सो वी कैन एस्टिमेट दैट how much approximately we can how can approximately we are using the plant at the same time. So suppose a plant is have installed a capacity of 20 megawatt. For example, आपके पास एक पावर जनरेशन प्लांट है, 20 मेगावाट उसकी जनरेशन हो रही है। आपके पास एनुअल आउटपुट जो आ रही है वो तकरीबन एनुअली आ रही है 7.35 into 10⁻⁶ किलोवाट आवर। लेकिन आपके पास जो रिमेनिंग ऑपरेशन है वो आपके पास इतना रिमेनिंग ऑपरेशन है कि आप इस प्लांट को 2190 आवर्स के लिए चला लें। सो यू कैन कैलकुलेट प्लांट यूज फैक्टर बाय पुटिंग अप दिस फार्मूला। आपने इसका एनुअल आउटपुट को डिवाइड करना है, कैपेसिटी है जितनी और जितने आवर्स के लिए आपने यूज़ किया, तो आप देखेंगे कि प्लांट यूज फैक्टर आपका तकरीबन आ रहा है 16.7%। Load duration curves. Okay, now load duration curves, based upon durations, we can uh, also draw the curves. When the load demand of the load curve are arranged in order of ascending magnitudes, the curve thus obtained is known as load duration curve. Now, load duration curve can also be obtained from the same data as the load curve, but ordinates are arranged in the order of descending magnitudes. So in other words, we can say that maximum load is represented to the left and the decreasing load is representing to the right. Have a look over here. हमने यहाँ पर डेली लोड कर्व्स लगाए हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसमें ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 0 से 24 की ड्यूरेशन कर दें, यहाँ पर आप मिडनाइट से ऑनवर्ड कर दें, तो आपका hours of duration is different over here on right hand side, but time of the day is taken on on left hand side. So you can see that load curve and load duration curve, they are two different things. Why they are two different things? In load duration curve, you will be considering particular duration for that moment, and in load curve you will be considering a particular time of day, and then you will be monitoring what is the consumption of your load. So in short, we can say that load curve can be different from load duration curve. ठीक है, लोड ड्यूरेशन जो है वो 24 आवर्स के लिए ड्रॉ करेंगे। लोड कर्व आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए ड्रॉ कर सकते हैं विद इन अ डे। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आप दोपहर 3 बजे से लेके रात 12 बजे तक का ड्यूरेशन आप लोड कर्व देखें, यू कैन ऑल्सो मॉनिटर दैट वन। So load duration curve, load elements in order of descending magnitudes are 20 megawatt for 8 hours, 15 megawatt for 4 hours. So these are all the magnitudes we have seen in that graphs. So plotting these loads in order of descending magnitude, as we can see over here in figure number 2 on right hand side. Okay, so let's discuss some of the points which we learn from these graphs. So the load duration curves give the data in a more presentable form. Load duration curve जो है वो आपको पूरा time of the day का बताएगा data. The area under the load duration curve is equal to the corresponding load curve. Area जो है वो आपका load duration और load curve का similar होगा. Only the difference is that you are taking different time duration. The load duration curve can be extended to include any period of time by
laying out the abscissa from 0 hour to 8,760 hours. 8,760 hours are basically depending upon yearly load data. Okay, now coming to the last point, the curve thus obtained is called the annual load duration curve, if you are considering 8760. That is basically the duration of consumption of load. Now coming to types of load. Now there are different types of load which we can have in our power system. आपके पास रेजिडेंशियल लोड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया. आपके पास लोड्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल भी हैं. अब आप देखें, आपके पास रेजिस्टिव लोड भी हो सकते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं आपके घरों में. इंडक्टिव लोड्स भी हो सकते हैं, जिनकी एग्जांपल इंडक्शन मोटर है. कैपेसिटिव और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम भी हो सकते हैं. कैपेसिटिव लोड्स भी हो सकते हैं, आपके पास रेजिस्टिव कैपेसिटिव भी हो सकते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टिव भी हो सकते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स होती हैं. जो यूजेज के लिहाज से मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिसिटी यूजेज वी कैन डिवाइड our types of loads into domestic load. Domestic load is basically residential customers, and load factor can be around 10 to 12%. Commercial load consists of shops, commercial areas, your shopping centers, so restaurants. These are all commercial loads. Then we have industrial load. Industrial loads are quite heavy because you are running the industries. In industries, you are using heavy machinery for operation. So the small scale industry requires up to 25 kilowatt, medium scale industry 25 and 100 kilowatt, and large scale industry above 500 kilowatt. So industrial loads are generally not weather dependent. Weather dependent आपके नहीं होते industrial sectors. For example, industries में आप मिसाल ले लें, जैसे हमारी fabric industry है. So fabric industry cannot be shut down for the time of any year. ठीक है, तो वो स्पेसिफिक डेज हो सकते हैं, हॉलीडेज हो सकती हैं, उसमें आप शट डाउन कर दें. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव लो लोडिंग from industrial side. So that's why industrial load is the quite heavy one which we have in our system. Municipal load, how we quote this municipal load consists of street lighting, power required for water supply, and drainage purpose. Street lighting load is particularly constant throughout the hours of the night. तो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं. अब तो हम वैसे स्ट्रीट लाइट्स को इलेक्ट्रिसिटी से इंडिपेंडेंट कर रहे हैं. हम सोलर, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं उसके ऊपर एक छोटा सा सोलर पैनल लगा देते हैं. तो वो सोलर पैनल जो होता है उसकी बेसिकली होता ये है कि सोलर पैनल के थ्रू आप उस स्ट्रीट लाइट को चला लें और आप अपनी म्यूनसिपल लोड का बर्डन अपने सिस्टम पे ना डालें. सो बेसिकली वी आर बाय हैविंग दीज रिन्यूएबल पावर जनरेशन लाइक सोलर पैनल्स विच आर वेरी कॉमन nowadays in Pakistan. So by having these independent loading or independent generation system, we are trying to make our system much more independent. आपने देखा क्या बहुत सारे घरों में, बहुत सारे ऑफिसेज की बिल्डिंग्स के रूफ टॉप पे आपको सोलर पैनल्स नजर आएंगे. तो सोलर पैनल्स जो है, अगर हम टेक्निकली देखें, बीइंग अ पावर इंजीनियर, it's quite not a good idea to have these solar panels. The reason is that कि इन सोलर पैनल्स के आने से जनरेशन तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन हमारे लिए टेक्निकल जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं. उसकी रीज़न ये है कि अब कभी आपका क्लाउडी वेदर है तो आपका सोलर पैनल उतनी आउटपुट ही नहीं देगा आपको. फुल सनी डे है तो वो बहुत ज़्यादा आउटपुट देगा. तो उसको जो डिमांड, उसकी जो जनरेशन है वो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होती है. So although it is producing much and you are having batteries also, but still it is intermittent in nature. So intermittent mean fluctuating all the time. So that's why we are having technical challenges with it. But of course, being on the user end, it's a quite good option for us to use solar panels. Okay, so then we can have irrigation loads. Irrigation loads are basically this type of load is the electric power needed for pumps driven by motors to supply water fields. We have agriculture lands also. So agriculture lands के लिए आपको पता है we need plenty of water, and that water can be given to them
if we are having proper boring, and then that motor system. So that's why irrigation load is the different one which we have on our system. Traction load. Okay, traction load jo hai, that is including if you are having electric locomotives. For example, electric trains are there, tram cars are there, trolley buses, which are basically working on electric traction. तो आपके पास ट्रैक्शन लोड होते हैं. तो ये सारी जो आपके पास आती है ना इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जैसे आपकी ट्रेन सिस्टम है फॉरेन कंट्रीज में, that is basically not running on fuel anymore. They are running them on electricity. So extra high voltage lines are going above the train, and train is getting charged for that charged by that electricity, and they are running the train. So it is also a type of load which we have on our in our system. After loading, typical demand and diversity factors are there. So we can have different diversity factors. You can see typical demand factors over here, residential lighting. So I have provided in this table. You can see for your interest, you can see what are basically the demand factors which are related to each load. Residential lighting है तो ये आपका residential load होगा. So if you are having commercial lighting, then you will be taking loads from your commercial sectors, general power services. So you can see that different demand factors are included over here for this purpose. And then you can see that what are the general diversity factor, how it is we are taking the diversity. आप अगर बिटवीन कंज्यूमर्स का ले रहे हैं, रेजिडेंशियल लाइटिंग कितनी है, कमर्शियल लाइटिंग कितनी है, और फिर आपकी जनरल पावर सप्लाई कितनी आ रही है, बिटवीन ट्रांसफार्मर्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जनरेशन स्टेशन है, तो उसके बाद आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है, उसके बाद आपकी ट्रांसमिशन होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है. जो आप अपने घर के बाहर देखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है. तो ये जो दोनों ट्रांसफार्मर्स हैं इनके दरमियान जो डाइवर्सिटी फैक्टर है उसको भी इस टेबल में दिखाया गया है. बिटवीन फीडर्स भी दिखाया गया है. फीडर्स का मतलब क्या है? फीडर्स आपको नेक्स्ट मतलब आने वाले टॉपिक्स में हम कवर करेंगे इन फीडर्स को. सो फीडर्स आर बेसिकली इलेक्ट्रिक फीडर्स which are responsible and which are responsible for provision of electricity to your consumers, and they are located at the very starting end of distribution. Between substations, we have transmission substations, we have distribution substations. So there are also diversity factor which are occurring between substations. अच्छा जी, ये एग्जांपल्स कुछ मेरे न्यूमेरिकल यहाँ पर कवर अप की हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जैसे हमने जितने पढ़े हैं अपने जो जो हम पढ़ रहे हैं. For example, we have looked at different formulas, so we can see that how they can be calculated. So let me give you brief overview of these examples. Okay, just hold on for one moment. I have to connect charging of my laptop, then I continue.
Okay, ji, so let's continue. Before continuing, any questions from anyone? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में, कोई क्वेरी हो आपकी? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, जो कल हमने लैब की क्लास में पढ़ा था कि जो है ना, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी और डीसी पावर पे ऑपरेट करते हैं, तो जो ये कस्टमर साइड पे, कंज्यूमर साइड पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो ये किस तरह वर्क करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो डीसी पे ऑपरेट नहीं करता। अच्छा, डीसी आपने जो पढ़ा होगा ना, वो डीसी आपने पढ़ा होगा हाई वोल्टेज डीसी, शायद एचवीडीसी की बात कर रहे हैं आप। वो जो ट्रांसमिशन में हम यूज़ कर रहे हैं आजकल आइडिया कि एचवीडीसी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें आप। इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग योर इलेक्ट्रिसिटी इन एसी, यू कैन ट्रांसमिट योर इलेक्ट्रिसिटी इन डीसी, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी का इशू नहीं होता। आप वो वाली बात कर रहे हैं आप? मैम, जो ये कंज्यूमर साइड पे जो ट्रांसफार्मर हमारे घरों के बाहर लगा होता है, वो तो तो एसी यहाँ है, पे। यहाँ एसी है। यस मैम, ओके मैम। वो एसी हैं। आपने बेसिकली पढ़ा ये होगा, इस तरह पढ़ा होगा कि आजकल कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, पाकिस्तान में ये थोड़ा आया अभी। इसमें होता ये है कि आप हाँ, जब जनरेट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको जो ट्रांसमिट करवाते हैं, वो हम ये कहते हैं कि आप एसी में ना करवाएं, उसको डीसी में ट्रांसमिट करवाएं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जो लॉसेस का आइडिया था ना हमारे पास, के लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो लॉसेस हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का इशू रहता नहीं है। देखें ना, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, एसी में आप करवा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का इशू आ रहा है। उसके अलावा एक और इशू क्या आ रहा है, आपके पास 3 फेजेस हैं। अब आप डीसी में सिर्फ एक लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देना, या 2 लाइंस यूज कर लें तो आपका इकोनॉमिकल भी हो जाता है, खर्चा बच जाता है हमारा, और एचवीडीसी में करने से हमारे लॉसेस भी कम हो जाते हैं। सो बेसिकली आपने जो ये आइडिया, मेरा ख्याल है आपने जो पढ़ा होगा वो इस तरह होगा कि डीसी में हम ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि जब आप डीसी में ट्रांसमिशन करेंगे, पहली बात तो ये है कि आपने कन्वर्टर और इन्वर्टर स्टेशंस लगाने होते हैं इनके लिए। इनके जो सब स्टेशंस होते हैं वो नॉर्मल सब स्टेशंस नहीं होते, वो कन्वर्टर और इन्वर्टर सब स्टेशंस होते हैं। इसी वजह से एचवीडीसी लाइन लगाने का जो एक्सपेंडिचर है, जो कॉस्ट है, वो बहुत हाई है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि आपको सेपरेट जो स्टेशन है ना, कन्वर्टर और इन्वर्टर, वो लगाने पड़ते हैं। रीज़न क्या होती है, बेसिकली फ्रॉम जनरेशन साइड यू आर कन्वर्टिंग from AC to DC, then transmitting in DC, and then converting back from DC to AC for your ट्रांसफार्मर। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसके लिए आप कन्वर्ट करके डीसी को एसी में करके फिर देंगे उसको, उसको आप डीसी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है आपने कॉन्सेप्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर जो आपके घरों के बाहर है वो एसी ही है। वो और बात है कि आपके जी जी मैम, डीसी में तो लिमिटेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, हम किस तरह ये ट्रांसमिशन वाला आइडिया यूज कर सकते हैं? ट्रांसमिशन वाला आइडिया बिल्कुल हो रहा है, अब तो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। उसमें करते ये हैं कि उसमें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे हम जाते हैं, 765 किलो वोल्ट की लिमिट है, इससे भी ज़्यादा थोड़े बहुत आ गया, लेकिन अभी रिसर्च में इतनी नहीं है इस पे। 765 किलो वोल्ट पे जाते हैं। 500 किलो वोल्ट हमारा मैक्सिमम लिमिट था एसी का। 765 हम के किलो वोल्ट डीसी पे जा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि आपके लिए ये एक्सपेंसिव बहुत होती है। आपको पहले कन्वर्टर और इन्वर्टर स्टेशंस लगाने हैं, और फिर आपने इसको ट्रांसमिट करना है। अच्छा, अब ट्रांसमिट देखिए, इसमें पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप उसको एसी आ रही है ना आपके जनरेटर से, ठीक है, आप उसको डीसी में उस इन्वर्टर स्टेशन पे पहले उसको इन्वर्ट करें डीसी में, फिर उसको डीसी में ट्रांसमिट करवाएं जिस रीजन तक जाना है, फिर वहां पर एक और आप स्टेशन लगाएंगे जिसको डीसी बैक टू एसी करेंगे। हमारे पास इसके लिए बहुत हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप यू विल बी रीडिंग अबाउट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन फाइनल ईयर। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके लिए कंट्रोलर्स बहुत हाई हाई रेटिंग चाहिए, और एक्सपेंसिव सिस्टम है, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कहना चाहिए, या आप कहना चाहिए कि जो यूजेज है वो फॉर द ईयर्स, लॉन्ग ईयर्स है, और बड़ा अच्छा सिस्टम है ये। ठीक है, उसमें ये है कि हमारे जो लॉसेस होते हैं ना, देखें आप कहते क्या हैं, आप कहते हैं जी आई स्क्वायर आर लॉसेस हो रहे हैं लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन लाइन से आपके। ठीक है, अब ये जो करंट है, ये होता क्या है, करंट आपका क्या 3 फेजेस साथ साथ चल रहे हैं,
3 फेजेस के अलावा आपकी ज़ाहिर एक न्यूट्रल की वायर भी चल रही है, तो वो जो करंट के डिफरेंसेस हैं आ रहे आपके फेजेस में, इसके अलावा किसी लाइन पे ज़्यादा हो गया करंट, किसी में कम हो गया, ये सारे जो मसाइल हैं 3 फेज के वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो HVDC जो है इट्स a very good concept, very effective concept, but of course if you want to replace your existing system with HVDC then it's quite expensive. ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट HVDC का it is going all around the world. मैं इतना ज़्यादा HVDC इसलिए नहीं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, यू विल गेट कंफ्यूज, ये ट्रांसमिशन का पार्ट है, तो आप ट्रांसमिशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कन्वर्टर इन्वर्टर स्टेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं और किस तरह उनको रिप्लेस किया जाता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को। ठीक है, तो ये इट इज़ पॉसिबल एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट एक्चुअली। ठीक है जी, थैंक यू मैम। नो वरीज नाउ। अच्छा जी, ये एग्जांपल्स कुछ मैंने सॉल्व की हैं, मैं एक दो आपको दिखा देती हूँ, बाकी आप स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा। द मैक्सिमम एग्जांपल 3.1, द मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर स्टेशन इज 100 मेगावाट इफ annual load factor is if annual load factor is 40%, calculate the total energy generated in a year. तो हमने अगर एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर लेनी है तो सबसे इजी आइडिया जो है क्या करें, आपके पास जो मैक्सिमम डिमांड है उसको एनुअल लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें और इन द ईयर से। ठीक है, 24 आवर्स इन अ डे होते हैं, 365 डेज होते हैं हमारे पास ईयर में, तो टोटल आपके पास एनर्जी जनरेटेड पर ईयर भी आ सकती है। नेक्स्ट, जनरेशन स्टेशन हैज अ कनेक्टेड लोड। अब कनेक्टेड लोड 43 मेगावाट है, मैक्सिमम डिमांड जो है वो 20 मेगावाट है। अब आप यहाँ देखें कि कनेक्टेड लोड हमारा 43 मेगावाट फोरकास्टेड था। फोरकास्टेड का मतलब ये है कि कितना कनेक्ट आपके सिस्टम में मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड जो है वो सिस्टम की एट द मोमेंट डिमांड है। The unit generated being 61.5 into 10 to the power 6 per annum, you need to calculate the demand factor and load factor. How we can calculate demand factor? Similar formula which I've told you earlier, maximum demand divided by connected load, and then you will be getting 0.465. And we have learned, yes. मैम जो डिमांड फैक्टर है ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा कि समटाइम्स ये 1 के इक्वल भी हो सकता है? नहीं, डिमांड फैक्टर जो है वो जनरली देखें, आइडियली मैं 1 कह सकती हूँ आपको, आइडियली इट कैन बी 1, बट प्रैक्टिकली इट इज लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 ही होगा प्रैक्टिकली क्योंकि आपका जो कनेक्टेड लोड होता है ना, कनेक्टेड लोड इज बेसिकली जो कनेक्टेड लोड है, मैंने जैसे कहा था कि आप जैसे एक कॉलोनी बना रहे हैं तो उसके 100 हाउसेस को आप लेंगे कि ये कनेक्टेड लोड है, लेकिन उसमें से 25 हाउस की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम डिमांड तो 25 की आएगी ना। ठीक है, तो इस वजह से कनेक्टेड लोड इज बेसिकली हायर एज कंपेयर टू मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड यू विल टेक फ्रॉम लोड कर्व, लोड कर्व से आपकी मैक्सिमम डिमांड आएगी कि आपको जैसे मैंने एक लोड कर्व दिखाया था तो 6 बजे इतना ही डिमांड मैक्सिमम है इन दिस डे। एवरेज डिमांड जो है, एवरेज डिमांड भी हमने पढ़ी थी, जैसे आपके पास यूनिट जनरेटेड, हमारे पास डेटा है यूनिट जनरेटेड पर एनम, so you need to divide it hours in a year and then you will be calculating 7020 kilowatt. And load factor, have a look at load factor. Load factor कैसे calculate करेंगे? एवरेज डिमांड को मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड करके। एवरेज डिमांड आपकी हमने जो ईयरली एवरेज डिमांड जो कैलकुलेट की है वो 7020 है किसी एरिया की। मैक्सिमम डिमांड जो हमें शो हो रही है किसी टाइम पे, फॉर एग्जांपल आपने 14 आपने जैसे फॉर एग्जांपल 15 फरवरी को के पूरे 24 आवर्स में मैक्सिमम डिमांड देखी, तो मैक्सिमम जो आपके पास आ रही थी वो 20 मेगावाट थी, तो आपके पास जो लोड फैक्टर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली फॉर अ पर्टिकुलर रीजन 0.351 आएगा। तो ये आपने जब ये सारे फैक्टर्स और लोड्स और इनके बारे में पढ़ना है तो इस पॉइंट कॉन्सेप्ट से पढ़ना है कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ रीजन। आप रीजन है जिसकी लोडिंग इतनी है तो लोड फैक्टर क्या होगा और डिमांड फैक्टर कितना होगा। ये आपके मैंने ये सारी जो एग्जांपल्स हैं इनके में वही फार्मूलाज हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं, तो ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा। हाँ जी, असाइनमेंट नंबर 1। अच्छा ये सॉरी, आई हैवंट चेंज द डेट।
इसमें मैं अभी चेंज कर देती हूँ डेट। अच्छा जी, ये असाइनमेंट नंबर 1 है। असाइनमेंट नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 1 आपकी ये है, आपने सबमिट करवानी है चैप्टर नंबर 3 जो वीके मेहता का है, इसकी एग्जाम्पल्स प्लस ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको मैं वीके मेहता की बुक जो है वो आपके सीआरस के साथ शेयर कर दूंगी ताकि वो ग्रुप में आपको शेयर कर दें। तो आपने उसकी एग्जाम्पल्स प्लस ट्यूटोरियल जो हैं वो ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, और आपने जो सबमिशन करवानी है आज 18th है, सो वी कैन टेक एट सबमिशन एट अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 2 वीक्स, वी कैन से 2 वीक्स के बाद इसकी सबमिशन रख लेते हैं। रफली मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लेट मी हैव अ लुक ऑन कैलेंडर। मार्च मैम। 4 मार्च बनती है हमारे पास। ठीक है, 4 मार्च को आपका फ्राइडे बन रहा है। ठीक है, तो 4 मार्च को हम कर लेते हैं। 4 मार्च को आपने सबमिट करवानी है। मैं टाइम इसलिए सॉरी 22 हो गया ये तो। अच्छा जी, ठीक है जी, ये मैं आपने ये सबमिट करवानी है असाइनमेंट बना के। अच्छा, एग्जाम्पल्स और ट्यूटोरियल्स इसलिए, जब आप ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स देखेंगे तो वो भी बेसिकली एग्जाम्पल्स जब सॉल्व करेंगे तो आपको ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स का आइडिया हो जाएगा। सो यू विल यू कैन पुट देम और एंड यू कैन सॉल्व देम इन अ बेटर वे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 5। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 5 है, इट इज़ रिलेटेड टू टेरिफ्स। आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू अबाउट टेरिफ्स। तो टेरिफ में हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ पावर स्टेशन is delivered to a large number of consumers. So whatever you are generating from your generation station, you are going to facilitate your consumer. You are giving them electricity, and then that electricity is provided for facilitating the load. So the tariff is the rate at which electricity is sold. अब ये जो टेरिफ्स हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास जो गवर्नमेंट बेस्ड यूटिलिटीज़ हैं, वापडा है, ये सारी टेरिफ्स को सेट करते हैं कि आपका पर यूनिट रेट कितना होगा। तो पर यूनिट रेट जो है उसको बेसिकली हम कहते हैं कि ये टेरिफ्स हैं। और इट नेचुरली बिकम्स अ टेंशन इनवाइटिंग फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ऑल्सो। आजकल हमारे पास डी रेगुलेशन का फिनोमेना भी वर्ल्ड वाइड है। डी रेगुलेशन का फिनोमेना ये होता है कि आपने देखा होगा, माइट बी आपकी नज़र से ये बात गुजरी हो कि कराची में क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू था, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अब नहीं कर रही। वहाँ पर कराची के इलेक्ट्रिक है, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, वो एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली डीरेगुलेशन प्रोसेस कहते हैं। डीरेगुलेशन में होता ये है कि गवर्नमेंट तो ओन कर रही है मेजर पार्ट को, लेकिन कुछ पार्ट्स या कुछ रीजन्स उसने प्राइवेट कंपनीज को दे दिए। उनके साथ प्राइवेट कंपनीज के साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एंड दिस इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ डीरेगुलेशन। तो जो टैरिफ्स हैं ये आपके गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से भी सेटअप होंगे, लेकिन जो कंपनीज खुद जनरेशन करवा के और अपने ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा रही हैं अपने कस्टमर्स को, दे कैन सेट अप द टैरिफ्स इंडिपेंडेंटली। सो आप अब क्योंकि आपने पावर की ऑप्शन अब ली है, तो यू नीड टू हैव गुड आइडिया अबाउट दिस। पाकिस्तान की कोई आपको पूछे तो पाकिस्तान में हमारा वापडा या हमारी जो ये कंपनीज हैं गवर्नमेंट ओन, ये अगर कोई टैरिफ में चेंज करेंगी तो आप देखेंगे कि वो कराची के कस्टमर्स के लिए डिफरेंट होगा। के इलेक्ट्रिक अपने इंसेंटिव्स भी देता है। फॉर एग्जांपल इंसेंटिव मैं आपको भी बताती हूँ, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, दे हैव अनाउंस्ड दैट फॉर मार्च दे विल बी putting down the prices by 1.5 rupees per unit for their customers for the month of March. ठीक है, तो ये उनकी तरफ से एक इंसेंटिव है अपने कंज्यूमर्स को। तो आपकी प्राइवेट कंपनीज जो हैं who are doing their generation, who are distributing and utilizing, they can set up their tariffs.
by their own self and independently, but government owned जो हैं उनके लिए फिर जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की वापडा की सप्लाई है तो वो टेरिस खुद सेट करेंगे. आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ बहरिया टाउन. बहरिया टाउन की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि उसमें उनके पास जनरेटर्स हैं अपने, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन नहीं होती, तो दे हैव डिफरेंट टैरिफ्स. आपके वापडा के टैरिफ और हैं तो उनके टैरिफ्स अपने हैं. उसकी रीज़न ये है कि वो अपने कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं along with generators also, and they have basically purchased transmission lines of 220 kilovolt from WAPDA to facilitate their residential customers and commercial customers. ठीक है, तो उनके अपने टैरिफ्स हैं. सो इस तरह हमारे पास बहुत सारी डीरेगुलेशन की ऑप्शंस होती हैं. डीरेगुलेशन एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं कि हमारी जब प्राइवेट कंपनी आ जाती है कोई, तो फिर हम उसके लिए डीरेगुलेशन की टर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, तो टैरिफ के बारे में ये एक मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट दिया जो वर्ल्ड वाइड आजकल बहुत ज़्यादा इसको यूटिलाइज किया जाता है. वर्ल्ड वाइड भी यही है कि वो गवर्नमेंट ओन बॉडीज़ तो कुछ रखते हैं लेकिन उसमें प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वॉल्व करते हैं. प्राइवेट कंपनी का फ़ायदा दोनों साइड पे होता है. कस्टमर को भी फ़ायदा होता है, आपकी कंपनी को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि कस्टमर को देखें वो इंसेंटिव देते हैं. कई दफ़ा पीक आवर और ऑफ पीक आवर पे आपने शायद हमारी बिलिंग्स में ओवरऑल तो नहीं आता, पीक आवर ऑफ पीक आवर भी देते हैं कि अगर आप ऑफ पीक आवर में कम कंजम्पशन करेंगे तो आपको पूरे मंथली बिल जो आएगा आपको इतने यूनिट्स अगले मंथ के बिल में फ्री दिए जाएंगे. सो दीज आर काइंड ऑफ इंसेंटिव्स विच कैन बी गिवन फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स. सो प्राइवेटाइजेशन के वही बात है कि इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. दैट्स लाइक benefits and pros and cons go alongside. So types of customers are depending upon types of customers में फिर वही बात है, हमारे पास residential हैं, हमारे पास commercial हैं, industrial हैं. So it is because of the cost of producing electricity, the energy depends on a considerable extent upon the magnitude of electrical energy consumed by the user and his load condition. What are the load condition? How much they are using the load? What are their peak demands? These are all and much more. Like you need to know about their load factors, diversity factors, maximum demand. तो जो हमने पीछे सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ये सारे हमारे पास आइडिया होगा इन सारी वैल्यूज का, then we can best estimate the tariffs. Therefore, in all fairness, due consideration has to be given to different types of consumers, like industrial, domestic, commercial, while fixing the tariff. हमें टैरिफ को सेट करते हुए सिर्फ ये नहीं देखना कि आपके एक कस्टमर है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, बल्कि अगर आप अपने आप को मैनेजेरियल पोजीशन पे रखें तो हमें सारे एक बात है ना वो जस्टिस हैज़ टू बी प्रिवेल्ड. सो जस्टिस हैज़ टू बी प्रिवेल्ड along all of the customers. Okay, what are the objectives of tariff? Objectives of tariff, of course, to put up a set cost for electricity, recovery of cost for producing electrical energy at power station, recovery of cost on a capital investment in transmission and distribution, because whatever the cost we are getting from our customers, we will be utilizing, of course, on distribution and transmission level. So recovery of cost of operating and maintenance of supply of electricity, metering equipment, billing. तो हमारे पास जो हम इलेक्ट्रिसिटी का पे बैक कर रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें फिर कवर अप होती हैं कि वो सिस्टम को अपग्रेड करते हैं. आपके बहुत सारी ऐसी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनमें वो पैसा यूटिलाइज होता है. सो इट्स बेसिकली अ चेन प्रोसेस. सो अ सूटेबल प्रॉफिट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी गेन. So a tariff must have the following desirable characteristics. Proper return. कुछ characteristics defined हैं worldwide जो कि tariff के साथ related हैं. We need to have proper return. The tariff should be such that it ensure the proper return from each consumer. हमारे पास जितने utilizers हैं, जितने customers हैं, they need to pay for the cost of electricity, whatever they are using. So in other words, we can say that total receipts from the consumers must be equal to the cost of producing and supplying electrical energy plus reasonable profit. अब हम जो electricity का pay back करते हैं, it is not only the what we have used. There is some percentage of supplying
there is some percentage of producing of electricity like generation, transmission, and then it's a slight profit they have added up. So that's why जो पर यूनिट कॉस्ट आप पे कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, इसमें बहुत सारी और भी चीजें उनकी परसेंटेज इन्वॉल्व है. So fairness, the tariff must be fair so that different types of consumers are satisfied with the rate of charge of electrical energy. So fairly हमें इसको distribute करना चाहिए so that everybody will be able to pay back electricity consumption. So now the tariffs should be set along that big consumer should be charged at lower rate than a small consumer. अगर ओवरऑल देखा जाए इट्स क्वाइट a tricky thing, but it's true that जो आपके कमर्शियल सेक्टर्स जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके टैरिफ्स जो हैं वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल कस्टमर, क्योंकि रेजिडेंशियल में देखें लोडिंग कम है, आपका नेचर ऑफ लोड डिफरेंट है, रेजिस्टिव लोड कंसिडर आपकी यूटिलिटी कर रही है, तो देयर आर डिफरेंस इन टैरिफ्स और इन फेयरनेस शुड बी देयर, बट फेयरनेस इन द टर्म्स के हम हमारी इंडस्ट्रीज को एक्चुअली दे हैव पुट सम लिमिटेशंस ऑन इंडस्ट्रीज आल्सो. Limitation in the sense, if the more losses are there from industrial side, then they have to pay for losses also. So they don't not only have to pay for the tariff, but they have to pay additional losses. Losses कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनकी मशीनरीज बहुत हाई होती हैं, हैवी होती हैं, तो जब उनकी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी वापडा से आई उसका पावर फैक्टर था 0.95, लेकिन जब वो कंज्यूम होना शुरू हुई इंडस्ट्री में तो पावर फैक्टर ड्रॉप होके चला गया 0.89 पे. इसका मतलब है कि इसमें वापडा की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि आपकी इंडस्ट्री में आपकी जो मशीन्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं हुई, या कोई रीज़न है जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री में पावर फैक्टर ड्रॉप हो रहा है. पावर फैक्टर मेजरमेंट भी होती है इंडस्ट्रीज के लिए, और फिर इंडस्ट्रीज को इसके लॉसेस का पे भी करना पड़ता है वापडा को इफ दे आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर पावर फैक्टर. सो देयर इज फेयरनेस अमंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड देन रेजिडेंशियल कस्टमर्स. इसीलिए जब टैरिफ्स चेंज होते हैं पर यूनिट, तो आप देखेंगे कि जो पर यूनिट होता है वो हमारे टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है जी घरेलू सार्फिन के लिए बिजली इतनी हो गई सस्ती, तो वो घरेलू सार्फिन एक्चुअली क्या होते हैं? रेजिडेंशियल कस्टमर्स होते हैं. और जो टैरिफ्स वो पुट करेंगे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल पे वो डिफरेंट होंगे. सिंप्लिसिटी क्या है? द टैरिफ शुड बी सिंपल सो दैट एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट. हमारे पास एक आम बंदा है, उसको भी ये पता होना चाहिए कि टैरिफ बेसिकली वो क्या पे बैक कर रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता नहीं है. लेकिन टैरिफ्स को इस तरह सेट गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एक बंदे को पता चले कि हाउ मच दे आर कंज्यूमिंग एंड हाउ मच दे आर पेइंग बैक. सो मीटरिंग जैसे है हमारे यहाँ पर, तो वी शुड बी हैविंग अ डिजिटल सिस्टम फॉर मीटर्स. We still are using somewheres analog meters that are not favorable. Analog में बहुत सारे chances ये भी हैं, जैसे हमारे यहाँ पर theft के chances भी हैं, theft बहुत सारा है, तो वो ये जो सारी है वो tariffs को ज़रा increase कर देगी ना अगर आपकी बिजली चोरी हो रही है. So the tariffs should be simple so that a simple like a layman can also understand. You as power engineer, of course, you can understand all the things, but a layman who haven't studied power engineering, they need to understand that how the tariffs have been set and what they are paying for. Reasonable profit. प्रॉफिट का एलिमेंट कहाँ आता है? प्रॉफिट का एलिमेंट यूजर एंड पे नहीं आएगा, प्रॉफिट का एलिमेंट आएगा जो आपकी यूटिलिटी कंपनी है उसको. So an electric company is a public utility company and generally enjoys the benefits of monopoly. Now that's the point, and that's the monopoly which the modern power systems are breaking through. कैसे हम ब्रेक थ्रू कर रहे हैं इसको? पहले मोनोपोली ये होती थी कि आपका जो आपकी यूटिलिटीज होती थी, जैसे जनरेशन आपकी मंगला तरबेला से हो रही है, तो हमारे तक बस इलेक्ट्रिसिटी आ रही है एंड वी बीइंग यूजर हमें जितना बिल आएगा हम पे कर रहे हैं, ठीक है.
अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें होता ये है कि उन्होंने डीरेगुलेशन की। सबसे पहले उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसमिशन दे दी। अब वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने मीटर्स चेंज किए सबसे पहले लोगों के, ठीक है। तो मीटर्स जो हैं वो डिजिटल हो गए। उन मीटर्स पे एक आपको ना सिर्फ यूनिट कंज्यूम्ड आएंगे, आपको प्राइसेस भी साथ साथ आएंगी। तो अब जो कंज्यूमर है उसको पता चल रहा है कि मैंने कितना यूज किया है, और उसकी जो बिलिंग होगी उसके अंदर उसको सब कुछ बताया जाएगा डिटेल में कि आप अगर ऑफ पीक आवर, जैसे रात के वक्त ऑफ पीक आवर्स, सॉरी रात के वक्त पीक आवर्स जैसे लाइटनिंग ज्यादा होती है तो स्टार्ट हो जाए, या ऑफ पीक आवर्स भी कुछ रखे जाते हैं तो उसको एक इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि आप ज्यादा ऑफ पीक आवर में आपने जो काम करने हैं, जैसे आयरन है, आप इस्त्री करते हैं कपड़े, आयरन भी काफी लोड उठा लेती है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ रेजिडेंशियल कस्टमर की। सो दे कैन एक्चुअली शिफ्ट देयर वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट। सो reasonable profit could be gained by the companies, but that reasonable profit can come in the part of consumer also, if we are following the proper thing. So पहले तो मोनोपोली होती थी कि आपकी जनरेशन, जो कंपनी जनरेशन साइड है उसने भेज दिया, जितना बिल दे दिया। लेकिन अब क्योंकि हमारे स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं तो स्मार्ट मीटर्स की वजह से ये मोनोपोली ब्रेक थ्रू हो रही है। उसकी वजह से हमारे कंज्यूमर को भी पता चलता है कि बेसिकली व्हाट आई एम पेइंग फॉर, so they are not blindly paying anymore. The tariff should be attractive so that large number of consumers are encouraged to use electricity. Attractive या incentives आप दें अपने consumers को, ये private companies ही कर रही हैं और deregulation के थ्रू ही हो रहा है। deregulation में private companies हैं वो incentives देती हैं, जैसे मैंने आपको एक example दी थी कि वो और जितने अगर आपकी ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ पीक आवर में है किसी रेजिडेंशियल कस्टमर की, तो वो आपको देंगे कि आपने इतने यूज़ किए तो अब आपको इतने यूनिट्स फ्री हैं अगले बिलिंग में। सो वो ऑटोमेटिकली उनको एक इंसेंटिव अट्रैक्टिव पैकेज आ जाता है। उसमें क्या है कि वो कंज्यूम भी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो जो पीक लोड आना था आपके सिस्टम में वो भी अवॉइड हो जाएगा। Okay, there are different types of tariffs, like simple tariffs are there, in which we have okay, just hold on for one moment. Okay, so simple tariff भी है हमारे पास जी। simple tariff है when there is a fixed rate per unit of energy consumed, it is called simple tariff or uniform rate tariff. Now in this type of tariff the price change per unit is constant, and the consumption of electricity at the consumer's terminal is recorded by means of an energy meter. हमारे पास energy meter से इसकी consumption देखी जाएगी, and simplest of all the tariffs and is readily understood by the consumer. Disadvantages भी हैं, some no discrimination between different types of consumers, since every consumer has to pay equally for the fixed charges. So the cost per unit delivered is high. It does not encourage much more use of electricity. कुछ disadvantages भी हैं हमारे पास simple tariffs के, लेकिन ये है कि सिंपल टैरिफ जो है वो बेसिक कॉस्ट को सेट करती है। एक और चीज़ आपको मैं टैरिफ्स के हवाले से बताती चलूँ कि आप जैसे रेजिडेंशियल कस्टमर हैं तो आप कभी देखिएगा कि आपके बिलिंग में स्लैब्स होती हैं। स्लैब्स किस तरह होती हैं, जैसे आप 100 यूनिट्स को यूज़ करेंगे तो आपका बिल जो है वो रहेगा, फॉर एग्जांपल आप 100 यूनिट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं तो पर यूनिट आपकी कॉस्ट रहेगी 15 रुपीज़। लेकिन जैसे ही आप 100 से 300 यूनिट्स की रेंज में चले जाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट चली जाएगी 20 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। तो ये आपका अब जब आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तो आप उसमें देखिएगा कि आपका घर का बिल जो है उसमें टैरिफ सेटिंग किस तरह की गई है, ठीक है। टैरिफ सेटिंग है, आपकी स्लैब्स होती हैं, 100 यूनिट्स की होती है, फिर 300 यूनिट्स की होती है, फिर उसके बाद जब आप 300 से जंप करते हैं तो फिर एकदम से आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर यूनिट हाई चली जाती है। तो ये हमारी यूटिलिटी ने टैरिफ्स में कोई स्लैब्स सेट इस तरह की हुई हैं। तो आपने बिल आएगा, इस आपके मंथली बिल जो आते हैं उसमें देखिएगा, यू विल गेट आइडिया अबाउट दैट। फ्लैट रेट टैरिफ क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं?
नंबर ऑफ यूनिट्स आपके जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, आप अपने घर के बाहर देखें ना, मीटर लगा होगा। तो वो अभी तक तो हमारा ये हो रहा है कि हमारे वो लाइनमैन जो होते हैं या मीटरिंग वाले बंदे होते हैं वो आके देख लेते हैं कि कितने एक डेट सेट करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एरिया में, जैसे मेरे घर का बिल आता है, मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो है, आई एम लिविंग इन दैट एरिया वेयर प्राइवेट कंपनी इज आल्सो देयर। सो दे they have set the time limit from 14th of every month to 15th of next month। लेकिन जैसे 14 जनवरी से लेके अब हमें बिल आएगा 15 फरवरी तक का। तो वो उनका क्या होता है कि 14 पे मीटरिंग पे उन्होंने देख लिया कितने थे हमारे यूनिट्स, 15 पे फिर आएंगे और देखेंगे कितने यूनिट्स हुए, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रीवियस से, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे कितने कंज्यूम हुए हैं और हमें उसके लिए बिल आ जाएगा। तो ये मंथली हम लोग मंथली पे करते हैं ना बिल्स को पाकिस्तान में, ठीक है। डिफरेंट हो सकते हैं टैरिफ्स के, कई जगह बाई मंथली भी होता है कि 2 महीने बाद भी बिल्स आ रहे होते हैं। तो एक डेट सेट की होती है उन्होंने और उस पर आके हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं कि लोग आएंगे, देखेंगे यूनिट्स कितने कंज्यूम है और नोट करके मैनुअली लेके जाएंगे। या बाहर में ये होता है कि उन्होंने, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है तो डिजिटल मीटर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली डेटा उनके पास चला जाता है कि अच्छा ये कितने कंज्यूम हुए हैं, और किसी नो पर्सन हैज़ टू कम इन पर्सन टू चेक हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन यूटिलाइज्ड। ठीक है, इस तरह देखा जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, अक्सर जो कंज्यूमर होते हैं वो शिकायत करते हैं कि हमने इतनी बिजली तो इस्तेमाल नहीं की थी लेकिन इसका बिल बहुत ज्यादा है। तो इसकी ये ये रीजन क्या? पाकिस्तान में होता है, बिल्कुल पाकिस्तान में ये शिकायत है। पाकिस्तान में शिकायत मैंने आपको बताया ना, मैं आपको बताती हूँ कि वो एक टर्म होती है ना, मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ कि हमारे यहाँ घरेलू सार्फिन की जो बिजली है उसमें स्लैब सेट है ना यूनिट्स की। तो आपको मैंने वो जो बताई है ना कि एक देखें आपने 100 यूनिट्स यूज की हैं, ठीक है, आप 100 से 300 के दरमियान जाएंगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट राइज हो जाती है। तो वो एक्चुअली जो हमारे ले मैन है ना, अब आपने ये बात पावर इंजीनियर होके ये बात नहीं करनी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 105 यूनिट यूज किए थे, अब आप लेकिन स्लैब आपकी चेंज हो गई ना, आप कहाँ चले गए, आप चले गए 100 से 300 वाली स्लैब में, कॉस्ट पर यूनिट आपकी 100 की रही, फिर आपकी ज्यादा हो गई। तो वो हमारी यूनिट कंजम्पशन जो है उस पर डिपेंडेंट होती है। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं कि जी हमने इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज नहीं की, बिल कैसे आ गए, वो फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट दिया था ना, एक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूजेज पे नहीं होती, हम सिर्फ उसका पे नहीं करते कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कितनी हुई, हम क्या पे करते हैं, वो अपने जी मेंटेनेंस चार्जेस भी डालते हैं हमें, आपको प्रॉफिट भी डालते हैं, अपना कितना प्रॉफिट होगा, फिर उसके बाद वो अपना ये भी डालेंगे कि इतनी कोई फॉर एग्जांपल आपके एरिया में उन्होंने बैकअप जनरेटर लगाया हुआ है कि लोड शेडिंग अगर वापडा की तरफ से हो रही है तो वो जनरेटर चलाएंगे, तो वो आपको फ्यूल चार्जेस भी डालेंगे। तो ये एक कहना चाहिए ना मोनोपली है ना बस, जिसकी वजह से हमारे फिर जो हम लोग कह रहे होते हैं हमारे हमने यूज नहीं की पर हमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया। तो ये सारे टैक्सेस हैं जो हम पे पुट किए जाते हैं, आप यूज करें ना करें आपको वो टैक्सेस तो भरने ही है। ठीक है जी, तो अब आप, जी वालेकुम अस्सलाम। मैम अक्सर का इस तरह होता है कि हम एक महीना के लिए ना जिस तरह हम लाहौर या कहीं और चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो हम पूरा एक महीना घर में नहीं रहते, तो जी फिर जी उसके बाद भी जब हम लोग आते हैं तो अक्सर का बिल आया होता है, तो क्या वो भी जो प्रॉफिट की और जो टैक्सेस होते हैं वही हमें पे करने पड़ते हैं, उसी का बिल आता है क्या? अच्छा, मैं आपको चले आप अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं ना कि अप्रोक्सीमेटली कभी आपने ये नोट किया कि कितना बिल आया अगर आप नहीं थे किसी मंथ में घर में। 500 रुपया। अराउंड अबाउट 500 के करीब करीब आ जाता है, 500 500 या के करीब। 550। अच्छा, अब आप एक वन मोर क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। जैसे इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस, मे बी सम ऑफ द अप्लायंसेस इन योर हाउस विल स्टिल बी रनिंग। जैसे आपके अपने फ्रिज बंद नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फ्रिज नॉर्मली देखा गया ना खराब हो जाते हैं, बंद कर दें, हो सकता है आपका फ्रिज चल रहा है तो थोड़ा बहुत उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, लेकिन वापडा की तरफ से एक सेट है कि जीरो पे कभी भी नहीं जाएगा, वो जो प्रॉफिट्स और वो जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं उसके वो आपको आएंगे ही आएंगे। तो एक वो बेस सेट है। फॉर एग्जांपल आपका जीरो यूनिट यूटिलाइजेशन है आपके हाउस की, लेकिन
उनका एक मिनिमम सेट कॉस्ट है जो कि वो उन्होंने हर कंज्यूमर को भेजनी है। आप उसमें कह लें कि फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस चार्जेस या प्रॉफिट उसको भी आप ले सकते हैं कि उन्होंने वो डाल के और आपको भेज दिया 500 रुपीज़ आपका बिल आ गया, ठीक है। तो वो वही होता है जो हम पे कर रहे होते हैं। अक्सर इलाकों में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, आई वाज लिविंग इन बहरिया टाउन लाहौर, सो आई हैव नोटिस्ड ओवर देयर कि जब लोड शेडिंग का क्राइसिस बहुत ज़्यादा था, दे हैव परचेज जनरेटर्स। तो जैसे ही लाइट जाती थी तो वो जनरेटर ऑन कर देते थे, स्पेसिफिकली इन समर, क्योंकि लाहौर का समर आपको पता है इट्स क्वाइट हार्ड। तो वहां पर जनरेटर ऑन कर देते थे। जब आप हमारा मंथली बिल आता था तो उसमें क्या होता था, मेंटेनेंस चार्जेस बेसिकली हम फ्यूल चार्जेस भी पे करते थे जनरेटर के। तो ये एक मोनोपोली सिस्टम है। अगर हम वापडा की तरफ आए तो वापडा फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है तो वो आपको इस तरह की चीजें, क्योंकि उनके पास बैकअप सिस्टम्स अभी चल नहीं रहे तो वो नहीं डालेंगे। लेकिन ये एक मोनोपोली भी है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से, ठीक है। तो आपको, आप हैं घर में नहीं हैं, कुछ बेस रेट जो है वो जो सेट है वो आएगा आपको, ठीक है जी, क्लियर? यस मैम, क्लियर, थैंक यू। ओके, नो वरीज। अच्छा जी, फ्लैट रेट टैरिफ क्या है? फ्लैट रेट के एडवांटेजेस क्या हैं ऑफ सच अ टैरिफ? इज दैट इट मोर फेयर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, क्वाइट सिंपल इन कैलकुलेशन। डिसएडवांटेज क्या है? फ्लैट रेट टैरिफ वेरीज अकॉर्डिंग टू द वे द सप्लाई इज यूज्ड। सेपरेट मीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर लाइटनिंग लोड एंड पावर लोड ऑल्सो। तो आपकी डिसएडवांटेज ये है कि फ्लैट रेट, आप जिसकी बात अभी कर रहे थे, ये फ्लैट रेट टैरिफ है कि फ्लैट रेट आपका है, उसने आना ही आना है आपके बिल में। ब्लॉक रेट टैरिफ की तरफ आते हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसके देख लीजिएगा। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ एनर्जी इज चेंज्ड एट अ स्पेसिफिक रेट, ये जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि स्लैब्स होती हैं, तो ये देखें ये ब्लॉक रेट टैरिफ है। When a given block of energy is charged at a specific rate and the succeeding blocks of energy are charged at progressively reduced rate, it is called a block tariff rate. Block tariff rate मैंने आपको एग्जांपल दी, पाकिस्तान में हमारे पास स्लैब्स हैं सेट, ठीक है। तो वो स्लैब्स आपने अभी बिलिंग आपकी आए या आप वापडा की वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 यूनिट्स यूज़ किए तो मुझे तो यूनिट पर कंजम्पशन कम पड़ेगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? आप कोई ऐसे भी तो लोग हैं जो जिनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जिनके घरों में 4 एसी चलते हैं, 2-3 रेफ्रिजरेटर चलते हैं, मतलब वो लोड्स हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, तो उनके लिए तो स्लैब्स हाई हो गई, तो दे हैव टू पे मोर, सो दिस इज डिसएडवांटेज। 2 पार्ट मैम टैरिफ भी होता है। मैम वो 2 मीटर लगा लेते हैं ना घर पे अक्सर, इस तरह जिनकी दो यूसेज ज्यादा है वो। मीटर हाँ बिल्कुल, 2 मीटर लगाने से भी फायदा होता है। मैं, हमारे घर में खुद 2 मीटर है, हम तो 3 फेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो अब आपने कभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ओन हाउस और सम हाउस, तो आपने हमेशा ये रख देखना है तो 3 फेज सप्लाई हो, और दूसरा आपने, अगर आपने 2 पोर्शंस बनवाने हैं तो 2 मीटर लगवाएं। ऊपर का अलग लगवाएं, नीचे के ग्राउंड फ्लोर का अलग लगवाएं। इसका फायदा ये होगा कि आपकी जो टोटल यूनिट्स है ना, मतलब आपके ओवरऑल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, कि आपकी स्लैब्स देखें डिफरेंट हो जाती है ना। जैसे अब नीचे वाला फ्लोर है उसको भी 100 यूनिट की वो स्लैब मिल गई, ऊपर वाला फ्लोर अलग मीटर है उसको भी 100 यूनिट की स्लैब मिल गई, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है, ठीक है। तो बीइंग इंजीनियर अब आपने ये सारी बातें सोचनी है, क्योंकि आप, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना, पावर इंजीनियर अब आप बनने जा रहे हैं, तो यू शुड हैव आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दिस। और दूसरी बात, एक और बात, आपने 3 फेज मीटर लगाना है, घर की प्रॉपर अर्थिंग भी करवानी है। आप इंजीनियर हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्थिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए आपके घर की, ठीक है। अर्थिंग नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि आपकी शॉर्ट सर्किटिंग घर में बढ़ने के चांसेस होते हैं। हमने अपने घर में अर्थिंग बिल्कुल करवाई हुई है, क्योंकि आप ज़ाहिर है जब आप इंजीनियर हैं, यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। सो 2 पार्ट टैरिफ क्या है जी? 2 पार्ट टैरिफ मैंने आपको जो पीक और ऑफ पीक बताए थे चार्जेस, यानी पीक डिमांड के चार्जेस डिफरेंट हैं, ऑफ पीक के डिफरेंट हैं, तो आपके पास ये 2 पार्ट टैरिफ आ जाता है। When the rate of electrical energy is charged on the basis of maximum demand of the consumer and units consumed is called 2 part tariff. So in 2 part tariff, the total charge to be made from the consumer is split into 2 components, fixed and running charges. Fixed charges, running charges, इसमें different strategies हैं। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी ऑफ पीक की बताई थी, फिक्स चार्ज रनिंग चार्जेस के भी हैं।
फिक्स चार्जेस का ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी यूटिलिटी आपको कह देती है कि ये फिक्स्ड चार्जेस हैं जो कि आपके आएंगे ही आएंगे, आप इतने यूनिट्स पे अगर रहेंगे तो इतने फिक्स चार्जेस आ जाएंगे। लेकिन रनिंग चार्जेस का मतलब ये है कि आपने इससे ऊपर यूनिट्स पे गए तो आपको इतने रनिंग चार्जेस पड़ेंगे। सो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूटिलिटीज की तरफ से आपको आ सकती हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया डीरेगुलेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा है आजकल हमारे पावर सिस्टम में, और अच्छा भी है डीरेगुलेशन प्रोसेस। उसमें ये है ना कि मोनोपली ब्रेकआउट हो जाती है। टोटल चार्जेस हम किस तरह हम टू पार्ट टैरिफ में कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपके टू पार्ट्स थे, बी है चार्ज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, सी है चार्ज पर किलोवाट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। तो आपके ये टू पार्ट टैरिफ भी हो सकते हैं कि मैक्सिमम डिमांड का एक आप पे करेंगे और एक आप एनर्जी कंज्यूम का पे करेंगे। अब आप देखें तो ये टोटल चार्जेस आपके ज़्यादा बन जाते हैं इस केस में, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम डिमांड का भी पे कर रहे हैं और जितनी आपकी किलोवाट एनर्जी हो गई यूज़ वो भी पे कर रहे हैं, तो ये एक किस्म का एक एक्स्ट्रा बर्डन भी कह सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन दैट विच टाइप ऑफ कस्टमर यू आर यूजिंग। माइट बी दिस इज द सेटअप फॉर कमर्शियल सेक्टर। रेजिडेंशियल के लिए जैसे मैंने कहा जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनके लिए इतना ज़्यादा ये टू पार्ट टैरिफ इतना यूज़ नहीं होता। एडवांटेजेस ये हैं कि अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स के लिए इजीली हो जाता है। इंजीनियर नहीं भी है बंदा, उसको भी आराम से पता चल जाएगा, चलो ठीक है ये फिक्स चार्जेस हैं जो मेरे आने हैं, मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो इतने पे करने हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कंज्यूमर को वो फिक्स चार्जेस पे करने ही करने हैं। आपने कहा ना था, मैं कहा था जैसे कि हम लाहौर जल्दी घर बंद होता है फिर भी आ रहे हैं चार्जेस, तो ये फिक्स चार्जेस हैं जो आपको आ रहे हैं। Maximum demand tariff. It is similar to two-part tariff with the only difference that maximum demand is actually measured by installing maximum demand meter in the premises of the consumer. अब होता क्या है कि ये है तो बिल्कुल वही, लेकिन आपकी कंज्यूमर के प्रेमिसेस पे एक मीटर तो लगा होगा जो सिंपल यूनिट्स को देखेगा, एक मीटर होगा जो मैक्सिमम डिमांड को देखेगा। तो अब होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जाके शिकायत की जी मेरा तो इतना बिल आ गया, ये कैसे आ गया, तो अगर आपका ये 2 मीटर्स लगे होंगे तो वो आपको बता देंगे जी टू पार्ट टैरिफ है, ये देखें आपकी इतनी मैक्सिमम डिमांड थी, ये आपके यूनिट कंज्यूम्ड है, ये आपका मीटर की है, मीटर की रेटिंग है और इतने आपके चार्जेस आ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है पिछले वाले टैरिफ। पावर फैक्टर टैरिफ, हाँ जी मैंने पावर फैक्टर टैरिफ बताया था, इंडस्ट्रीज में है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में क्या है कि पावर फैक्टर अगर आपका इंडस्ट्री सही नहीं रह रहा, कम हो रहा है, तो you need to pay for that. So system power factor plays important role and low power factor increases the rating of station equipment and line losses. तो आपकी इंडस्ट्रीज को इसलिए पावर फैक्टर के लिए भी अगर उनका पावर फैक्टर मेंटेन्ड नहीं है जो वापडा से आ रहा है, तो आपकी इंडस्ट्रीज ये पावर फैक्टर टैरिफ भी पे करेंगी। So the following important types of power factor tariff are KVA maximum demand tariff, sliding scale tariff and kilowatt and kilowatt tariff. हाँ जी, KVA maximum demand tariff क्या होता है? Modified form of two part tariff and the fixed charges are made on the basis of maximum demand in KVA and not in kilowatt. हमारे पास जब किलोवाट की कंजम्पशन नहीं बल्कि KVA कंजम्पशन में मैक्सिमम डिमांड को देखा जाए, किलो वोल्ट एम्पेयर, ताकि किलो वोल्ट एम्पेयर में क्यों देखा जाता है? पहली बात तो ये कि लॉसेस को भी मॉनिटर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो केवीए में देखेंगे कि आपके केवीए रेटिंग कितनी आ रही है, उसकी डिपेंडेंसी पे आपको बिलिंग आएगी। नाउ केवीए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। अगर आप पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिखें, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P डिवाइडेड बाय S होता है, ठीक है। तो कॉज ऑफ थीटा इज बेसिकली P की तो आपकी यूनिट है किलोवाट और S की होती है केवीए। सो आपका जो कॉज ऑफ थीटा इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर KVA rating. So that's why we can expect that KVA is inversely proportional to power factor. Therefore, a consumer having low power factor has to contribute more towards the fixed charges. Fixed charges उनको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। हाँ जी, so स्लाइडिंग स्केल टैरिफ क्या है? स्लाइडिंग स्केल में थोड़ा सा ये एवरेज पावर टैरिफ आ जाता है। इसमें क्या है कि एन एवरेज पावर फैक्टर से 0.8 लैगिंग इज टेकन एज द रेफरेंस।
इसमें आपकी वॉबडा जैसे कह देती है कि जी एक रेफरेंस है, देखें 0.8 लैगिंग, इससे अगर बिलो जाएगी आपकी इंडस्ट्री तो आप पे करेंगे। अगर आप इसी पे हैं या 0.8 से तो हाई हैं तो यू डोंट हैव टू पे। सो इट्स अ sliding scale tariff basically. They have set up some limit. Kilowatt and kilowatt tariff. Now this is the type of tariff usually in Pakistan they are putting on industries. एक तो आप जो लोड के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई आप वो पे करें, एक आपके जो लॉसेस हुए किलोवाट, आपकी रिएक्टिव पावर है ना, रिएक्टिव पावर आपकी यूटिलाइज होगी, कम होगी रिएक्टिव पावर और ज़्यादा होगी तो उसी लिहाज से आपका पावर फैक्टर इंक्रीज डिक्रीज होगा। सो जैसे ही आपका पावर फैक्टर डिस्टर्ब होगा तो वो के किलोवाट के टैरिफ में चला जाएगा। तो आपके किलोवाट के टैरिफ अलग होंगे, किलोवाट के टैरिफ अलग होंगे। So this is another mechanism of tariffs which are applied usually on, as I said, industries. There is another phenomenon of three-part tariff. Three-part tariff क्या है? Total charge to be made from the consumer is split into three parts. For example, fixed charges, semi-fixed charges, and running charges. Fixed charges कौन से हैं? Fixed charges, for example, इस formula में देखें, A are fixed charges. They are made during each period. It includes interest and depreciation on the cost of secondary distribution and labor cost of collecting revenues. So ये क्या है? ये उनके अपने charges हैं जो कि आपको देने ही देने हैं हर हाल में। बी पे आते हैं, चार्ज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, जितनी आपकी एक्टिव पावर कंज्यूम हो रही है आप उतना पे करें। सी क्या है? चार्ज पर किलोवाट ऑफ एन आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। सो किलोवाट आवर का जो पेमेंट है वो आप सी में कर रहे हैं। सो दीज आर द सेपरेट वन, दे हैव सेपरेटेड इट फॉर मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी कंज्यूम्ड। अभी मैंने आपको पीछे एक टैरिफ बताया था ना, 2-part टैरिफ, उसमें मैक्सिमम डिमांड थी और फिक्स चार्जेस थे। अब एक और सी का फैक्टर यहाँ पर डाल दें कि आपकी अच्छा किलोवाट आवर पर आवर के लिहाज से कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा, तो टैरिफ आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाना है। So let's have a look on some of the examples. A consumer has a maximum demand of 200 kilowatt at 40% load factor. If the tariff is 100 rupees per kilowatt of maximum demand plus 10 paisa per kilowatt hour, find the overall cost per kilowatt hour. हाँ जी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारे कंज्यूमर ने यूनिट्स कितने कंज्यूम किए पर ईयर, उसकी मैक्सिमम डिमांड देखें 200 किलोवाट थी, लोड फैक्टर देखें उसका क्या था, 0.4 था। अब लोड फैक्टर, अब आपको यहाँ पर जब आप पढ़ाएंगे लोड फैक्टर तो यू नीड टू बी श्योर दैट हाउ यू हैव कैलकुलेटेड लोड फैक्टर, ठीक है। टोटल डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, ये सबको पता होनी चाहिए। और इन अ ईयर 8760। सो आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी पर ईयर की डिमांड निकलती है उस कंज्यूमर की। अब एनुअल चार्जेस कितने वो देगा? एनुअल मिड डे मतलब आपकी एनुअल चार्जेस आपके यहाँ पर हमें उन्होंने दिया ना कि 100 रुपीज़ पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड। सो मैक्सिमम डिमांड चार्जेस 100 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर में हमने 200 को मल्टीप्लाई कर दिया पर किलोवाट में, प्लस एनुअल एनर्जी लॉसेस। एनुअल एनर्जी में उन्होंने देखे 10 पैसा पर किलोवाट आवर था, तो 0.1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर ईयर की डिमांड से। तो एनुअल चार्जेस हमारे देखें, आप इलेक्ट्रिसिटी के पे कर रहे हैं 90,080 रुपीज़। So 90,080 rupees is the total electricity bill you are paying. पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स हमारा इससे भी ज़्यादा जा चुका है। एक एवरेज मेरा ख्याल है जो बिल आता है वो हमारा कोई 15,000 से कम नहीं आता, लेकिन सीजनल वेरिएशन भी है। आप विंटर में देखें तो आपका बिल जो है वो कम आता है, गैस का बिल राइज हो जाता है, ज़ाहिर है आप हीटर्स वगैरह चला रहे हैं। लेकिन अगर आप कन्वर्टर्स चला रहे हैं और आप गैस के हीटर्स नहीं यूज़ कर रहे तो फिर आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही बिल ज़्यादा आएगा। जैसे कि मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें तो अब ज़ाहिर है हम इलेक्ट्रिक ही यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिक वे। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि आपके जो इन्वर्टर एसी होते हैं ना, इन्वर्टर एसी जिनको हम कहते हैं कि आप सर्दियों में एज ए हीटर यूज़ करें, उनका जो कंजम्पशन है, क्योंकि अंदर उन्होंने उनकी जो सेटअप है ना उसके अंदर इन्वर्टर्स वगैरह लगाए होते हैं, तो वो आपकी
कम इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन होती है। गर्मियों में भी कम होगी, सर्दियों में भी कम होगी। आप जैसे ग्री की कंपनी है आजकल, तो ग्री की कंपनी का आप एसी ले रहे हैं, दे हैव एक्चुअली put that mechanism in which it will be consuming less possible electricity. तो लेस पॉसिबल इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करेगा तो आपकी टैरिफ भी कम आएगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि ज़ाहिर है अगर लेस पॉसिबल इलेक्ट्रिसिटी है तो वो महंगा भी इतना ही है, ठीक है। तो वो उसकी जो कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट है, वो ज़्यादा है। सो दिस इज और आप अब कहीं पर ये प्रमोशन देखें या एड्स देखें कि ये वाला एसी जो है ये कम बिजली का आपका बिल आएगा, तो बेसिकली उसका होता ही है कि उनके अंदर वो इन्वर्टर और कन्वर्टर्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो यूनिट कंजम्पशन है, जो यूनिट है, वो ड्रॉप देर से होगा, तो इस वजह से आपका बिल कम आता है, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर वी कैलकुलेट कैन 12.85 पैसा। अच्छा जी, ये एग्जांपल्स आई हैव इंक्लूडेड, गो थ्रू दीज एग्जांपल्स। आई विल बी शेयरिंग आल्सो द आल्सो योर चैप्टर, तो उसमें से भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, अगेन जो है इसका मैं डेट चेंज कर दूं। हाँ जी, ये असाइनमेंट नंबर 2 है आपकी। असाइनमेंट नंबर 2 आपकी सबमिशन की अभी मैं डेट आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि असाइनमेंट नंबर 2 में जस्ट मिनट, चैप्टर 5 है जी टैरिफ पर, ठीक है। तो चैप्टर 5 के जो ऑल एग्जांपल्स और ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स हैं ये आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा, ये इनकी डेट्स इसलिए मैं थोड़ी सी एक्सटेंडेड रख रही हूँ कि आपने ये मुझे एक ही डेट पे सबमिट करवानी है, ठीक है। तो इसको भी हम 4 मार्च पे ही रख लेते हैं। 4, 3, 2022, ठीक है जी। तो असाइनमेंट नंबर 2 भी आपने सबमिट करवानी है इसके साथ ही। ओके जी, एनी क्वेश्चंस अंटिल हियर? क्योंकि हम नेक्स्ट जो है वो एक और चैप्टर देख रहे हैं। अच्छा, ये चैप्टर आपको ना फुल नहीं करवाए, सिर्फ इसमें से वो पार्ट करवाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आप स्लाइड्स को गो थ्रू करके देन यू कैन स्ट्रेट अवे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो आई वी हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ द एसेंशियल डिटेल्स ऑन स्लाइड्स, ठीक है। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस अंटिल हियर? किसी का कोई क्वेश्चन हो? ऑल गुड? मैम फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना बहुत नहीं है? हाँ जी, फर्स्ट लेक्चर के लिए ठीक है। अगर बहुत है तो हम अभी ख़त्म कर देते हैं, 2 घंटे हो गए हैं। आज का लेक्चर फिर इधर ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ तक पढ़ाया मैंने आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर का ये करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 4। मैं आपसे शेयर कर दूंगी बुक आपके CRs के साथ, तो आप अपनी असाइनमेंट करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। असाइनमेंट की डेट जो है वो 4 मार्च है। 4 मार्च से लेट जो जमा करवाएगा वो मैं सबमिट तो कर लूँगी, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज लेट। तो लेट में नेगेटिव मार्किंग होगी, सही है जी। तो 4 मार्च इज़ द डेडलाइन। set up reminders on your mobile phones that 4 March is the deadline for the submission of assignment, ठीक है जी। आज का लेक्चर फिर इधर ही ख़त्म करते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस एट द एंड? मैम 4 मार्च को फ्राइडे बन रही है तो मंडे को ही कर ले, फिर 2 असाइनमेंट्स हैं, 6 कर ले, 7। अच्छा, अब उसमें ना बच्चे ये है कि मंडे को ठीक है मैं कर देती हूँ, इसकी 6 मार्च कर देती हूँ। जो ताहिर महमूद साहब के स्टूडेंट्स हैं वो उन्हीं को सबमिट करवाएंगे, उन्होंने मुझे नहीं करवानी, ठीक है। ओके तो मैम। आप क्लियरली जो CRs हैं आप लोग ये देख लीजिएगा कि जो सेक्शन, आप लोगों ने वैसे टाइम टेबल तो देख लिया होगा। जस्ट अ रिमाइंडर के सेक्शन A और D1 सर ताहिर महमूद के हैं, ग्रुप D1, और B, C एंड D2 आर माइन। सो आप जो स्टूडेंट्स मैम होपफुली जब सेक्शन कैंपस के में हैं, आएंगे तो हमारे जो टाइम टेबल्स हैं वो रिस्केड्यूल हो जाएंगे, तो सर ताहिर महमूद को सेक्शन कुछ और अलॉट हो जाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा चलें, ये न्यूज़ तो खैर मेरे लिए भी नहीं है चलें ठीक है, जैसे भी हो गए टाइम टेबल देख लेंगे। लेकिन जो है जिस तरह भी सेक्शन होंगे बच्चे, जिस तरह भी होंगे, यहाँ तो पूरा सेशन बैठा है ना, तो जिस तरह भी होंगे उसी तरह जमा करवा देना, ठीक है। सीआर्स को रिस्पेक्टिव टीचर को दे देना। हाँ जी, एट द एंड